Yes, good evening to all of you friends. We'll start the class at 9 p.m. Few more seconds to go. Right friends, so now it is 9 p.m. We'll start this class. My first question is, can you see me? Can you hear me? Can you देख सकते हैं, सुन सकते हैं? True false में वोटिंग करके आप बताएं. प्रचील, सत्यजीत, शिवानी, यश, गंगा, आनंद, शिवांगी, अनंत. आंसर इज यस. वी मूव फॉरवर्ड. ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम है तो कीबोर्ड पर कंट्रोल आर या कंट्रोल शिफ्ट आर प्रेस करो. क्रोम ब्राउजर यूज करो, ऐड ऑन डिसेबल करो, इनकॉग्निटो मोड में लॉगिन करो. होपफुली इट शुड वर्क. क्लास में जो भी डाउट है तो नोट पेन से लिख दो. क्लास खत्म होने के बाद मुझे गूगल फॉर्म से पूछ लीजिए, जिसका लिंक चैट बॉक्स में फर्स्ट लिंक है. और फिर वेडनेसडे साइकिल में मैं उसके जवाब अपलोड कर देता हूं. लास्ट में भी जो लगभग 800 डाउट अब तक आए थे वो मैं निपटा चुका हूं. उसके बाद जितने हैं तो वो भी वेडनेसडे साइकिल चलती है. लेक्चर का हैंडआउट भी मैंने अपलोड कर दिया है. आपके पास अगर पीसी लैपटॉप है, व्हाट यू डू इज अनअकैडमी मृणाल को सर्च करो और नीचे स्क्रॉल डाउन करो, आपको ये कोर्स पेज मिलेगा पीसीबी के रफ्तार. उस पर क्लिक करो, नया पेज खुलता है, उसमें अपडेट बटन पे क्लिक करो, राइट हैंड साइड बार से सब अपलोड होता है. अल्टरनेटिवली अगर आप मोबाइल ऐप से देख रहे हो तो उसमें कम्युनिटी सेक्शन में जाओ, मेरी प्रोफाइल को फॉलो करो, उसमें आपको ये मिल जाएगा. हैंडआउट भी अपलोड कर दिया और जो भी बाकी गूगल फॉर्म से डाउट है वो भी मैंने अपलोड कर दिया. लास्ट वीक तुम किधर गायब हो गए थे? तो भाई मैं इधर ही था. देखिए वेडनेसडे और थर्सडे जो हमने जो पढ़ा था पिलर 1B1 बैंक क्लासिफिकेशन 1B2 बैड लोन्स, तो उसके करीब 70 क्वेश्चन हो रहे थे. मैंने उसको स्प्लिट कर दिया तो 35 क्वेश्चन की 2 टेस्ट हुई थी और आज और कल अपना क्लास है. तो ये मतलब गायब हो गए थे घूमने के लिए ऐसा नहीं है. शेयर मार्केट में हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे पहले से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी, तो उसके हिसाब से जो अपडेट करने थे, ग्राफिक्स सेट करने थे, तो उसके लिए मैं गायब हो गया था. अगर आप मेरी सोशल मीडिया एक्टिविटी को भी देखो, मैंने टेलीग्राम ट्विटर पे कुछ खास में लिखा नहीं. क्यों? मैं ये काम कर रहा था. एनीवेज सबसे पहले हम एमसीक्यू देख लेते हैं जो लास्ट वीक हुई और उसके बाद आज जो शेयर मार्केट पढ़ना है उसको देखते हैं. तो पिलर 1B1 क्लासिफिकेशन देखिए, क्लासिफिकेशन में भी 35 क्वेश्चन टाइम्स 2 मार्क, तो 70 मार्क का पेपर था. लेस देन 40 आ रहे तो रिवाइज ज़्यादा करें उसे. अब वहाँ पर आप समझिए फैक्चुअल कंटेंट, वो तो सब फैक्ट्स ही हैं जो हैं, कंसेप्चुअल तो चीज़ें उसमें कम है. खैर, तो जिनके भी अच्छे स्कोर है 40 से ज़्यादा सबको बधाई. सुरभि, राखी, रवि, करण, अक्षय, प्रभाकर, अंजलि, रुखसार, किरण, नितिन, आकृति, आयुष, मोनिका, प्रांजल, स्वप्निल, दीपक, अंकित, वंशिका, उसे भी अच्छे जिनके मार्क्स हैं सबको बधाई. फिर हुआ था पिलर 1B2 बैड लोन का टेस्ट. उसमें भी 35 क्वेश्चन तो 70 मार्क्स. अब समझो बैड लोन वाले में तो कंसेप्ट और समझ से भी कुछ चीज़ें तो हो जाती, तो उसमें एटलीस्ट 50 से ज़्यादा मार्क हो तो अच्छी बात है. भाई अर्पित, प्रियांशु, अभिक्षा, अनामिका, कुमारी, संकृति, कृष्णु, कविता, निखिल, ज्योति, अभय, चिकू, साकेत, मोहिनी, यशस्वी, अमीश, तनुश्री, योगेश, शुभम और उससे भी ऊपर जिनको अच्छे मार्क है सबको बधाई. एक दो सवाल जो अतरंगी थे वहाँ पर जो यूपीएससी ने पूछे उसको हम देखते हैं. इसको यूपीएससी ने 2018 में पूछा. सरकार ने पिछले एक दशक में सतत रूप से सरकारी बैंकों में पूंजी बढ़ाई है. कैपिटल इन्फ्यूजन इन द पब्लिक सेक्टर बैंक्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टेडीली इंक्रीज्ड इन द लास्ट 1 डेकेड. अब ये जो पूछा तो उसे हम देखें. असल में ये डेटा आसानी से मिलता नहीं. यूपीएससी ने पूछा तो हम फिर चेक करने बैठे. अच्छा कि हर साल जो बासेल नॉर्म्स को कंप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा रिकैपिटलाइजेशन होता है. कुछ लोग कहेंगे तुम क्या बोल रहे हो, तो भाई पहले आप संडे का लेक्चर खत्म करके देन इट मेक सेंस टू यू. तो उसमें आप देखो कि एवरी ईयर गवर्नमेंट ने स्टेडीली ज़्यादा पैसा नहीं दिया है. ये जो ग्राफ चल रहा है वो ऊपर नीचे चलता है. तो क्या सतत रूप से स्टेडीली इंक्रीज हुआ है? तो जवाब है नहीं हुआ है. हाँ, तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट था कि कैपिटल इन्फ्यूजन स्टेडीली इंक्रीज, तो जवाब है नहीं. स्टेडी इंक्रीज का मतलब क्या? ऐसे जाना चाहिए, तो ऐसे जाता है गिरता है, तो इट इज नॉट स्टेडी इंक्रीज. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सेकंड स्टेटमेंट को ऑब्जर्व करें हम. सेकंड स्टेटमेंट में लिखा था सरकारी बैंकों को ठीक करने के लिए उनका विलीनीकरण किया गया. टू पुट पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन ऑर्डर द मर्जर ऑफ एसोसिएटेड बैंक्स विद पेरेंट एसबीआई हैज बीन अफेक्टेड. एसोसिएटेड बैंक मतलब ये स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, ट्रावनकोर, ये सबको कंबाइन करके पेरेंट एसबीआई में मर्ज कर दिया. पहले बहुत सारे बैंक थे, थोड़े कम हो गए. ये सब किया गया ताकि सिस्टम ठीक हो जाए. तो ये भी जनरल सेंस में बात सही है. अब देखिए यहाँ पर टू पुट द पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन ऑर्डर. ऑर्डर शब्द का मतलब क्या हुआ इधर? एफिशिएंसी, गवर्नेंस, प्रॉफिटेबिलिटी, दक्षता के हिसाब से देखा था कि मर्जर करने से कैसे बैंकों की ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, वो सब हमने देखा. तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो एज अ रिजल्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट इज रॉन्ग एंड सेकंड इज राइट. जवाब होगा ओनली बी इज ओनली टू इज करेक्ट. 2018 में क्रेजी क्वेश्चन इसलिए क्योंकि सीएजी का रिपोर्ट देखो तब आपको फर्स्ट स्टेटमेंट का डेटा मिलता है, जिगजैग जिगजैग चलता है. सो इट वाज डिफिकल्ट. यस, कुछ लोग इसमें भी फिर झंडे उठाते हैं. तो भाई यूपीएससी ऑफिशियल आंसर की मैं जनरल सेंस में पूछा था, तो हमने जो बताया उस हिसाब से जवाब बन रहा है. फिर बैंक बोर्ड ब्यूरो के अलग अलग टाइम पे प्रश्न आए जिसको अब हम बोलते हैं एफएसआईडी. तो वो तो काफी आसान थे, वो तो सॉल्व हो जाते हैं, तो उसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करें. फिर ये क्वेश्चन देखो 2021 में पूछा. सारे स्टेटमेंट हम नहीं देख रहे हैं, सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट को टारगेट करो. कुछ संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत सरकार जनहित में रिजर्व बैंक को दिशा निर्देश दे सकती है. सर्टेन प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू इशू डायरेक्शंस टू आरबीआई इन पब्लिक इंटरेस्ट. अब अगर आप याद करो कि असल में वो पावर कहां से मिलता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं मिलता, वो मिलता है आरबीआई एक्ट के अंदर. सेक्शन 7 से गवर्नमेंट को पावर मिलता है कि दे कैन ऑर्डर आरबीआई टू डू समथिंग फॉर पब्लिक इंटरेस्ट. तो अभी उस हिसाब से आप एलिमिनेट करो तो सेकंड इज रॉन्ग. तो ए, बी और डी चला गया, तो जवाब होता है सी 1 एंड 2 3 ओनली. वो क्या है? वो वेडनेसडे टेस्ट में भी था, सुकून से देखना. सो दिस वाज आस्क्ड इन 2021. इंटरेस्टिंगली ये 19 और पूछा कब? 2021 में. क्योंकि मामला चर्चा में क्यों आया? बिकॉज ऑफ उर्जित पटेल केस. तो यहाँ पर आप स्पान देखो कि इट इज ऑलमोस्ट लाइक इतने 2-3 साल के गैप से वो पूछते हैं. तो कुछ बार जो चीजें हम पढ़ते हैं कुछ लोगों को लगता है इतना क्यों पढ़ना है भाई, पूछते हैं तो तैयारी करनी पड़े. अब कुछ लोग इसमें भी फिर वकील बन गए थे कि नहीं, सारे एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेने का पावर तो कॉन्स्टिट्यूशन से मिला था, हम ये नहीं कर सकते. लॉज आर क्रिएटेड यूजिंग द पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये गलत है वो गलत है. भाई जनरल सेंस में यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था. आपको सुप्रीम कोर्ट का वकील बन के और वो भी डिफेंस लॉयर, जिसको प्रूव करना नहीं है जो मेरा क्लाइंट है उसने खून नहीं किया है, उस टाइप का तो मैटर है भी नहीं. सिंपली दे आर आस्किंग सिंपल थिंग्स, उस हिसाब से टिक करना है. ऑफ कोर्स कभी कभी क्रेजी भी पूछते हैं, पर उसको देख के हर जगह पर ऐसा दिमाग लगाओगे तो इट विल नॉट हेल्प यू. क्या इकोनॉमी के अंदर बार्टर टू बिटकॉइन फोटो से देख लेते हैं. कमोडिटी मनी, मेटालिक मनी, बिटकॉइन ये सब खत्म हो गया. मॉनेटरी पॉलिसी के नाम पे वो सीआरआर, एसएलआर, एफओपीएस वो खत्म हो गया. फिर बैंक एनबीएफसी का क्लासिफिकेशन खत्म हो गया. उसके बाद ये बर्निंग इशू, बैड लोन, विजय माल्या, वो सब खत्म हो गया. तो ये करते करते मतलब अपना जो पिलर 1 था उसमें काफी चीजें कंप्लीट हो गई. अब हम लोग हैं पिलर 1 सी, दैट इज सेबी शेयर मार्केट. और उसके बाद हम जाएंगे पिलर 1 डी, जहां पर इंश्योरेंस, पेंशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन देखेंगे. ओके, तुम्हारा 5 सितंबर से तो कोर्स चालू हुआ और तुम्हारी इधर तक भी पूरी बस इधर ही अटकी है पिलर 1 में. आप अगर पीवाईक्यू एनालिसिस करो तो अराउंड 6 to 7 क्वेश्चन इसके आसपास निकले. कंजर्वेटिवली भी 4 सवाल तो निकले. सो वी हैव टू स्पेंड मोर टाइम हियर कंपेयर टू अदर पिलर्स लाइक बजट, टैक्सेशन. ये वो मैं हर साल इतना आपको फायदा दिखेगा.
हाँ, तो इसलिए अब हम आगे बढ़े शेयर मार्केट में। अब शेयर मार्केट में भी देखिए दोस्तों ज़माना बदल रहा है। अब यहाँ पर देखो 2014 से 19 तक हार्डली 0 to 1 क्वेश्चन आते थे। तो उस ज़माने में मैं इसको बहुत कम निपटा देता हूँ, मतलब मुझे याद नहीं जो भी होंगे कदाच शायद 30 पेजेस होंगे हैंडआउट के, उससे भी कम। फिर अभी क्या उसे एक तो डिफिकल्टी बढ़ रही है, डाइवर्सिटी ऑफ क्वेश्चंस बढ़ रहा है, 3 सवाल, 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल। तो अब इस पे पहले से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हालाँकि याद ये रखना है कि ये 3 सवाल पूछे तो भी समझो उसमें 2 ऐसे होंगे कि वो सिंपली सॉल्व हो जाएँ, एक आध होता है वो क्रेज़ी होता है, या तो टिक होने का स्किप करना पड़े। सो वी विल फोकस मोस्टली ऑन द वन लाइनर्स। एक-एक लाइन की मतलब या तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी है वो लेंगे हम। फॉर एग्जांपल वेंचर कैपिटल क्या काम करता है? तो जहाँ पे वो स्टार्टअप कंपनी को हेल्प करता है। तो ये क्या हुआ एक लाइन, बस इसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। वो फिर ऐसा नहीं पूछता कि अच्छा स्टार्टअप कंपनी मदद करता है तो सीड कैपिटल टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी में क्या डिफरेंस है? दे डोंट यूजुअली गो देयर, सो विल नॉट वेस्ट टाइम। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, मान लीजिए आप लक्ष्मीकांत की किताब में 800 पेज पढ़ने लायक हो और उसमें से 10 एमसीक्यू सॉल्व होते हो, तो भी रन रेट कितना है? 0 0 कट। तो मतलब यू हैव टू रीड 80 पेजेस ऑफ लक्ष्मीकांत टू सॉल्व वन क्वालिटी एमसीक्यू। 80 पन्ने पढ़ोगे तो ये एमसीक्यू तब सॉल्व होता है, मतलब ये कोई हलवा नहीं है। अब आप समझिए शेयर मार्केट में मैं जो आपको बता रहा हूँ कि ये पिछले 3 साल से ज़्यादा पूछ रहे हैं एक तो, और डाइवर्सिटी भी उसमें विविधता बढ़ रही है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तब यहाँ पर भी पहले करीब 50 पेजेस का हैंडआउट था, तो मैं ये 70 पेज का हो गया। डरना नहीं है, आसानी है, बट यस इट हैज़ इंक्रीज्ड। तो फिर उसमें रोना मत क्यों है भाई? तो फिर तो लक्ष्मीकांत को बोलो ना कि वो भी कम में पढ़ा दिया और फिर भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सीम टू सेम है। सो इट इज़ गोइंग टू बी लाइक दिस। अब कुछ लोग कहेंगे तो क्या मैं इसको स्किप कर दूँ? तो मैं उनको कहना चाहूँगा हाँ, प्रोवाइडेड दैट पहला अगर आपको लगता है कि आप एक एक्स्ट्रा एमसीक्यू मेडिवल हिस्ट्री, ज्योग्राफी के नक्शे, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर साइंस में ज़्यादा मेहनत करके 70 पेज इधर नहीं पढ़ा, उधर 70 पेज पढ़ के उधर से आपको लगता है कि एक एमसीक्यू और मेरा बन जाएगा, इसको छोड़ दो। सेकंड, अगर आपको ऐसा लगता है कि 2-3 अटेम्प्ट से फेल हो रहे हैं जो लोग, वो लोग इसको छोड़ देंगे और वो बस ऐसे ही तैयारी कर ये करे बिना आ जाएंगे। इसके अलावा भी मीन्स पेपर 3 के अंदर भी इसके कुछ पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। और चौथा कि अगर आपका प्लान ना हो कि मुझे बैंक से भी आरबीआई कोई एग्जाम नहीं देनी, अगर ऐसा प्लान है तो भी इसको नहीं करो तो चले। बट मैंने तो फीस ली है तो मेरी जिम्मेदारी है पढ़ाना है, तो मैं पढ़ा रहा हूँ। अब आप समझिए कि क्योंकि इसमें भी एक हद से ज़्यादा फायदा नहीं है कि 70 पेजेस जो है वो भी किस टाइप का कंटेंट है कि गाड़ी तेज चलेगी, शेयर मार्केट का हैंडआउट तेज चलेगा कि जो एक लाइन में बताया तो एक लाइन में एक्सेप्ट करना है, फिर उसमें झंडा नहीं लेना है, झंडा की कंपेयर ए विथ बी, कंपेयर सी विथ डी, या सी चीज़ डी चीज़ से कैसे डिफरेंट है, या इन्वेस्टर ये वाली सिचुएशन में एफ टाइप का डिसीजन क्यों नहीं लेना। तो बात ऐसी, अगर मुझे वो काम की चीज़ लगी होगी तो मैंने पढ़ा दिया होगा, नहीं मुझे लगी तो मैंने नहीं पढ़ा। वन मोर थिंग, ये हैंडआउट में हिंदी कम होगा, उसका कारण शेयर बाजार का जो टॉपिक है उसका मीन्स में उपयोग कम है, प्रीलिम में ही जो है वो उपयोगी। और फिर प्रीलिम में जो समझना है वो इंग्लिश वर्ड्स में समझ लो तो आसान है, बुल इन्वेस्टर या बुलिश इन्वेस्टर, उसका सांड निवेशक करने का तो उसका कोई मीन्स में वो आता नहीं तो क्यों करना है। मुझे क्लासिकल म्यूजिक की सुर गायकी की पंचायत करनी है, तो हिमेश रेशमिया उन सबको इंडियन आइडल में ये बोलता था कि मुझे तेरे घर में रोटी चाहिए, स्ट्रगल नहीं, मतलब गाना ऐसा सीखो जो तुमको कुछ काम दिलवा दे। सेम वे मैं चाहता हूँ आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो, या जो अभी आप अटेम्प्ट दे रहे हैं उसमें सिलेक्शन हो, 6 अटेम्प्ट की स्ट्रगल नहीं चाहिए। इसे फालतू की पीलिंग टाइम वेस्ट मत करना, जितनी तेजी से ये चले इसको खत्म करना है, तो अभी गाड़ी तेज चलेगी। वेरी सिंपल कांसेप्ट, तो डरना नहीं है। अदानी को धंधा शुरू करना है या एक्सपांड करना है तो उसके लिए उसको चाहिए क्या? पूंजी, कैपिटल। ये कैपिटल जो वो लाएगा 100 करोड़ 2 जगह पे चला जाएगा, कुछ पैसे से वो लैंड बिल्डिंग मशीन खरीदेगा जिसको हम बोलते हैं फिक्स कैपिटल, यूज था ये जगह रुका टिका है। फिर कुछ होगा उसको रोज का खर्चा जो सैलरी, रॉ मटेरियल, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, लाइट बिल भरना है, तो उनमें जितना की वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट, वर्किंग मतलब डे टू डे या ऑपरेशन के लिए जो पैसा चाहिए। अब आप ठीक है उसको 100 करोड़ चाहिए, वो लाएगा कैसे? तो कैपिटल फंडिंग या अरेंजमेंट के अलग-अलग टाइप्स हैं। पहला टेन्योर, अवधि के हिसाब से कि आपको 1 साल से कम के लिए चाहिए शॉर्ट टर्म, 1 साल या उससे ज़्यादा चाहिए लॉन्ग टर्म। ओनरशिप केस है कि तुम क्या खुद का ही पैसा लेके आ रहे हो, तो ओन फंड्स जैसे शेयर इन्वेस्टमेंट लेके आए, खुद का अपने रिलेटिव्स का वगैरह, या कि तुमको लोन चाहिए, डेब्ट्स जैसे कि बॉन्ड इश्यू कर लो। तीसरा सोर्स के हिसाब से, इंटरनल सोर्सेज तुम्हारी कंपनी के अंदर ही जो पैसा है उसी को प्रॉफिट को रीयूज करके तुमको ये सब करना है, या एक्सटर्नल सोर्सेज बाहर वालों से शेयर बॉन्ड में पैसा लेके आना है। सो लाइक दैट वी कैन क्लासिफाई द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। अभी ये पूरी चीज़ है, उसका एक स्क्रीनशॉट मैंने हैंडआउट में डाला है, इसको अभी नहीं देखना है। सपोज ये पेज 5 पे हो, क्योंकि 4 पेज आप जानते हैं इंडेक्स ही होता है, 5वें पेज पे मान लो हो, अभी नहीं देखना है। जब ये पूरा हैंडआउट कंप्लीट हो जाए उसके बाद देखना, देन इट विल मेक सेंस टू यू। क्रिस्टोफर नोलन की मूवी खत्म हो जाए फिर दोबारा वापस देखो, देन इट मेक सेंस। तो अभी से इसकी चिंता मत करो, ये पूरी चीज़ समझ आएगी, एकदम मक्खन है, देयर इज नथिंग चैलेंजिंग इन इट, बट डू इट आफ्टर एंटायर पिक्चर इज ओवर। सबसे पहले कुछ छोटे-छोटे कांसेप्ट समझ लेते हैं एक-एक लाइन में। ये भी आजकल यूपीएससी एग्जामिनर को थोड़ा अकाउंटेंसी टाइप का पूछने की खुजली आ जाती है कभी-कभी, हर साल नहीं कभी-कभी खुजली आती है, सो विल डू इट। देखिए कंपनी पार्ले जी, तो पार्ले जी बिस्किट बनाएगा, तो क्या पार्ले जी सारे बिस्किट एक-एक रिटेलर को सप्लाई करेगा? जवाब है नहीं, क्योंकि उसके पास उतना मेन पावर सप्लाई चेन मैनेजमेंट वो सब नहीं होता। तो वो किसी होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर को माल बेच देगा। तो सपोज पार्ले जी उसने बनाया 6 रुपये में, इसको सेल करेगा 7 में, फिर ये होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर नीचे एक-एक रिटेल बिजनेसमैन को सपोज 8 रुपये में वो दे रहा है, और फिर आप खरीद रहे हैं, आप 10 रुपये में खरीद रहे हैं, व्हाटएवर। तो हर एक का कुछ ना कुछ प्रॉफिट है। नाउ ऑफन व्हाट विल हैपन, ये जो रिटेल स्टोर कीपर है, किराने की दुकान वाला, वो होलसेलर को क्या दिया, मुझे 8 रुपये आपको रिटर्न करना है, आई डोंट हैव दिस मनी, सो प्लीज गिव मी गुड्स ऑन क्रेडिट। गुड्स मतलब सामान, क्रेडिट मतलब कर्जे पे या लोन पे या उधारी में दे दो, आई विल रिटर्न योर, मतलब जो पेमेंट है आई विल रिपे यू विदिन 45 डेज या 90 डेज, जो भी उनका सेटलमेंट है। तो यानी रिटेल स्टोर कीपर होलसेलर से उधारी में माल खरीद रहा है, तो ये जो एक का शॉर्ट टर्म लोन हो गया, तो इसको हम कहते हैं ट्रेड क्रेडिट। तो ट्रेड क्रेडिट क्या, इट इज अ शॉर्ट टर्म डेट। अब आप देखो रिटेलर ने वो पैसा रिटर्न सपोज 8 रुपये, तो वो अपने अकाउंट में कैसे लिखेगा कि अकाउंट्स पेएबल, मुझे ये पैसा किसी को देना है, ये जाके मेरी लायबिलिटी है क्योंकि उसको चुकानी है वापस। ऑन द अदर हैंड जो होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर है वो अपने अकाउंट में कैसे लिखेगा कि हाँ मुझे ये आदमी 8 रुपीस देगा, आई विल रिसीव इट, तो अकाउंट्स रिसीवेबल, और ये मेरे लिए जाति संपत्ति एसेट है, मुझे तो पैसा आ रहा है, मैं तो सेठ हूँ। तो बात एक ही है, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेएबल, अकाउंट रिसीवेबल हो गया एसेट। अब समझो ये होलसेलर को एक नया ट्रक खरीदना है, तो वो अकाउंट रिसीवेबल का जब पैसा आएगा उसमें से वो ट्रक खरीद सकता है, करेक्ट? सो ही कैन डू इट। तो मतलब एक बात उसको जो कैपिटल चाहिए था, तो बाद में ये इसी चीज को कैपिटल के रूप में यूज कर सकता है, अकाउंट रिसीवेबल। तो वो सब आप चार्ट में पाएंगे, ये ऐसे छोटे-छोटे जो शब्द होते हैं, तो उससे डरना नहीं है, वो आगे सब फिट हो जाएगा चित्र। दूसरी ऐसी एक शॉर्ट टर्म की चीज़ है लीज फाइनेंस। तो ऐसी बात है, सपोज अन अकेडमी कंपनी चलाने के लिए सर्वर चाहिए जिसकी प्राइस हो 5 करोड़, कंपनी के पास उतना पैसा होने और मान लो हो तो भी वो नहीं इन्वेस्ट करे, क्योंकि वो सोचेंगे 5 करोड़ की हम कंप्यूटर लेते हैं, आफ्टर 1 ईयर नया प्रोसेसर आ जाएगा, हमारी सिस्टम को अपडेट करना हो तो बहुत पैसा लग जाएगा, क्योंकि 5 करोड़ फिर वापस 5 करोड़ 10 करोड़ के खर्च हो जाए। सो यूजुअली स्टार्टअप कंपनीज ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान लीज पे लेते हैं, मतलब किराए पे, उधारी पे, रेंट पे लेते हैं। सो इट में अपन की विप्रो कंपनी, तो मुझे हर महीने 5 लाख रुपए देना और मैं तुम्हें ये सारे सर्वर लीज फाइनेंसिंग के रूप में दे रहा हूं, सो आई एम रेंटिंग दिस मशीनरी टू यू। और उसमें वो ऐसे भी प्रॉमिस करेगा विप्रो कि मान लीजिए कल उठ के नए इंटेल के सीपीयू आते हैं, तो ये आपके पुराने सर्वर है, इसको मैं रिप्लेस करके आपको नए सर्वर भी दे दूंगा। इन अदर वर्ड्स विप्रो कंपनी यहाँ पर
रिस्क ले रही है ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलीट हो जाना मतलब क्या, पुराना बेकार हो जाना, कि आईफोन 6 पुराना हो गया, आईफोन 15 है, ऑब्सोलीट हो गया। तो ऑब्सोलीट हो गया तो अनएकेडमी को डरना है, जवाब है उनको नहीं डरना है, क्योंकि वो सारी टेंशन जो आपको सामने माल दे रहा है उसने ले ली। सो दिस इज लीज फाइनेंस। क्या ये 3-4 जो छोटे-छोटे टर्म्स थे, 1-2 लाइन में समझने थे। अब हम मेन चीज़ पे आते हैं कि आपको कोई भी धंधा शुरू करना है, एक्सपांड करना है, तो आपको पैसा चाहिए। अब पैसा लाने के 2 मेजर बड़ी-बड़ी कंपनियों के सोर्स होते हैं, शेयर्स एंड बॉन्ड्स। शेयर सर्टिफिकेट या बॉन्ड या डिबेंचर सर्टिफिकेट, तो ये सर्टिफिकेट है, डॉक्यूमेंट है। इस पे कुछ लिखा होता है कागज पे कि आपको इतना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है और आपको इतना पैसा हम रिटर्न करेंगे, या ये टर्म्स एंड कंडीशन में वी विल पे यू सम मनी बैक। तो ऐसे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, इन सबको हम कहते हैं सिक्योरिटीज। सिक्योरिटी मतलब वो बॉडीगार्ड वाली सिक्योरिटी नहीं, सिक्योरिटी मींस डॉक्यूमेंट, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट इंडिकेट्स दैट यू आर एलिजिबल टू रिसीव सम मनी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं शेयर्स। शेयर के अंदर बात ऐसी है, रतन टाटा आपको कहें कि भाई मुझे आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो, 500 रुपये का मेरा शेयर है, और जो इफ माय कंपनी मेक्स प्रॉफिट आई विल गिव यू सम मनी फ्रॉम दैट प्रॉफिट, जिसको मैं बोलूंगा डिविडेंड। अब यहाँ पर बात ऐसी है कि डिविडेंड इज नॉट यूजुअली, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। कभी गाड़ियों का सेल अच्छा हो जाए, आपको 50 रुपये डिविडेंड मिले, कोरोना में गाड़ी नहीं बिकी, 0 रुपये डिविडेंड मिले, फिर 40 रुपये मिले, तो इसमें तो सब रिस्क रिटर्न चलते रहते हैं। हाँ, तो इक्विटी या शेयर सर्टिफिकेट, तो इसमें क्या है, होल्डर को डिविडेंड मिलता है। इफ देयर इज नो प्रॉफिट देन नो डिविडेंड, कॉमन सेंस की बात है। दूसरा, सपोज सीजन अच्छी आ जाए कि अब लगता हो कि नए-नए कार्स खरीदे जाएंगे या इलेक्ट्रिक व्हीकल का नया-नया सब तेजी चल रहा है, तो ड्यूरिंग बूम पीरियड, मतलब जब ज्यादा लोग शॉपिंग करें, सेल्स बढ़ते हैं, प्रॉफिट बढ़ते हैं, तो डिविडेंड अच्छा मिलता है। सो ड्यूरिंग द बूम पीरियड व्हेन देयर इज पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन द इकोनॉमी, शांति और स्थिरता हो दुनिया में, तो लोगों ने जो पैसा गोल्ड में या कहीं और रखा होगा उसको सेल कर देंगे, पैसा निकाल के शेयर्स में खरीदेंगे, क्योंकि शेयर्स में उनको लगा अच्छा हमको डिविडेंड मिलेगा। शेयर ओनर्स को कंपनी के ओनर्स या प्रोप्राइटर्स मालिक कहा जाता है, क्योंकि आपकी उतनी परसेंटेज ओनरशिप है। ओनर होने का नुकसान भी है, मान लीजिए कंपनी बंद हो जाए, लिक्विडेशन हो जाए, देन यू विल हैव द लास्ट क्लेम। नीलामी के अंत में मान लीजिए 100 करोड़ की कंपनी थी, बंद हो गई, ऑक्शनिंग किया, सब उसकी एरोप्लेन वगैरह का 10 लाख रुपीस आए, तो उसमें से सबसे पहले बैंकर्स को, बॉन्ड होल्डर्स को, एम्प्लॉइज की सैलरी देनी है, वो सब दिया जाएगा। फिर मान लीजिए 1 रुपया बचा और आपके पास 10% शेयर होल्डिंग है, तो आपको 10 पैसा मिलेगा। तो दैट इज द लॉस या डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग अ शेयर होल्डर, लास्ट क्लेम ड्यूरिंग लिक्विडेशन। नाउ सेकंड टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज बॉन्ड, या जिसको कहते हैं डिबेंचर। ये क्या का लोन इंटरेस्ट या लोन इंस्ट्रूमेंट, टाटा मैं आपको 12% इंटरेस्ट पे करूंगा एंड विद इन 5 इयर्स में आपको प्रिंसिपल मूलधन भी आई विल रिटर्न बैक। तो दैट मींस नाउ योर रिटर्न या प्रॉफिट इज एश्योर्ड, फिक्स्ड, कि मुझे तो हर साल 12 रुपए 12 रुपए 12 रुपए 12 रुपए इंटरेस्ट मिलना ही है, कोरोना आए कोरोना नहीं आए, गाड़ी बिकी नहीं बिकी, मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं। सो दैट इज बॉन्ड या डिबेंचर, एक का लोन इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ आप समझिए राइट हैंड साइड पे, यहाँ पर जो होल्डर है उसको एक फिक्स्ड रिटर्न या फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। डजंट मैटर वेदर कंपनी मेक्स प्रॉफिट और नॉट, डजंट मैटर। ऐसे जो लोग हैं बॉन्ड होल्डर, उसको हम कहते हैं कंपनी के वो क्रेडिटर है या लेंडर है, ऋणदाता है, वो मालिक नहीं है, लोन देने वाले। और इनको फायदा क्या, फर्स्ट क्लेम ड्यूरिंग लिक्विडेशन, जब कंपनी बंद हो जाए, नीलामी हो जाएगी, तो जितना पैसा उसका जो भी प्रिंसिपल इंटरेस्ट बकाया है उनको पहले मिल जाएगा। आगे कोई भी कंपनी में आप जानते हैं शेयर होल्डर होते हैं, उनके ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और फिर ये कंपनी चलती है तो उसमें प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट प्रॉफिट विल गो इनटू टू पार्ट्स। पहला, कुछ तो प्रॉफिट कंपनी अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए रीइन्वेस्ट कर लेगी, उसको कहा जाता है कंपनी की रिटेन अर्निंग्स, की वो सोचेंगे इतना पैसा अभी एक तरफ रखो, या तो प्रेजेंटली या आने वाले कुछ सालों में हम इसको यूज करेंगे अपनी कंपनी को एक्सपांड करने के लिए, दूसरी कंपनी का टेक ओवर करने के लिए, नया कुछ हमने जमीन लेनी है, नया सर्वर खरीदना है वगैरह। तो ये क्या हुआ, रिटेन अर्निंग्स। फिर कुछ पैसा जो बाकी बचता है उसे कंपनी विल पे टू शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड। तो हो सकता है कंपनी को 500 करोड़ प्रॉफिट हुआ, उसमें से 400 करोड़ रिटेन अर्निंग में रखे, बाकी 100 करोड़ शेयर होल्डर्स में डिविडेंड के रूप में वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। आपके हाथ में कितना है डिपेंड करता है आपके पास परसेंटेज के हिसाब से शेयर होल्डिंग कितनी है। तो ये हमने इंस्ट्रूमेंट की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली। अब बात है बाजार की। सब्जी बिके सब्जी बाजार में, तो शेयर बिके शेयर बाजार में। ओके, तो मार्केट है ये फाइनेंशियल मार्केट, इसको हम क्लासिफाई करते हैं टेन्योर या टाइम के हिसाब से। अगर किसी को लेस देन 1 ईयर के लिए पैसा चाहिए और उसके लिए जो अपने वो इंस्ट्रूमेंट इशू करे, जैसे ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल, कमर्शियल पेपर, हुंडी, तो कौन से मार्केट में इशू करेगा उसको कहते हैं मनी मार्केट। अगर उसको 1 ईयर या उससे ज्यादा के लिए पैसा चाहिए और वो मार्केट में अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, शेयर्स, बॉन्ड्स वगैरह इशू करे, तो उस मार्केट को हम कहेंगे कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट ये मार्केट का कोई सेपरेट फिजिकल एड्रेस नहीं होता, ये सब काम ऑनलाइन चलता है। तो मनी मार्केट चंडीगढ़ सेक्टर 16 में है और कैपिटल मार्केट चंडीगढ़ सेक्टर 18 में है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये सब ऑनलाइन चलता है। तो इनका कोई अलग ऑफिस एड्रेस नहीं है। तो आप कहते हो फिर तो तुम नाम क्यों लेते, नाम इकोनॉमिस्ट लेते हैं क्योंकि उनको एनालिसिस करना होता है कि अभी कहां पर ज्यादा काम चल रहा है, मनी मार्केट में या कैपिटल मार्केट में, उस हिसाब से इकोनॉमी में क्या अच्छा बुरा चल रहा है, दे विल मेक एनालिसिस। फाइनेंशियल मार्केट को हम प्रेशरिटी के हिसाब से भी क्लासिफाई कर सकते हैं। जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट, शेयर, बॉन्ड, कुछ भी फर्स्ट टाइम इशू किया जाता है, मतलब मारुति कार ब्रांड न्यू पेटी पैक शोरूम में आई, तो उसे आप क्या कहेंगे, वो जो मार्केट है उसको कहते हैं प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में आपने माल खरीदा, फिर आपने मारुति कार चलाई 5-10 साल, अब आपको मजा नहीं आ रहा है, यू वांट टू रीसेल दो और निकल जाओ, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। अगेन यहाँ पर भी ऐसा नहीं है चंडीगढ़ सेक्टर 15 में और सेकेंडरी मार्केट चंडीगढ़ सेक्टर 18 में, दिस इज डन ऑनलाइन। ये तो क्लासिफिकेशन इसलिए इकोनॉमिक्स को समझना है कि क्या चल रहा है इकोनॉमी। उसी तरह सेटलमेंट के हिसाब से, सपोज मैं और आप एक डील करें T+1, मतलब आप मुझे आज पैसा दे दो एंड विद इन 1 वर्किंग डे मैं आपको शेयर की डिलीवरी दे दूंगा, तो ये सब क्या हो, स्पॉट मार्केट कि तुरंत अभी के अभी काम चल रहा है। दूसरा हो सकता है फ्यूचर मार्केट कि अभी हम लोग डील करें कि आफ्टर 30 डेज मैं आपको कोई कंपनी के शेयर एक्स प्राइस में आपको डिलीवरी दूंगा, तो फ्यूचर मार्केट भी हो सकता है। लास्टली, कौन सी संपत्ति बिक रही है उस हिसाब से भी क्लासिफाई होता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एसेट। बॉन्ड मार्केट है, शेयर मार्केट है, फॉरेन करेंसी मार्केट है, ये सब व्हीट, राइस, गोल्ड, क्रूड ऑयल वगैरह का कमोडिटी मार्केट है, अलग अलग चीज हो सकती है। अब समझिए मार्केट अगर इतने ज्यादा है, सब्जी बाजार है, फ्रूट बाजार है, गाड़ी के अंदर स्टीरियो और सीट कवर लगाने का बाजार है, बट व्हाट इफ एवरीथिंग वाज अवेलेबल विद इन अ सिंगल प्लेस, एक ही जगह पे सब कुछ आपको मिल जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं शॉपिंग मॉल, जहाँ सारे ब्रांड की सारी चीजें आपको मिल जाए। तो सेबी चाहता है ऐसा इंडिया में भी कुछ किया जाए कि एक ही ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या चीज हो जहाँ पर आप सब कुछ कर सको, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, शेयर, बॉन्ड, कमोडिटीज, एवरीथिंग। तो उसे हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल एक्सचेंज। यूनिवर्सल एक्सचेंज अब सेबी ने वैसे अलाउ किया था, अपन ये अभी बन के या बन गया लेकिन फेमस होना बाकी, यूनिवर्सल एक्सचेंज। इसके बाद के मुद्दे आते हैं लोन या डेट इंस्ट्रूमेंट। लोन या डेट इंस्ट्रूमेंट को हम क्लासिफाई 2 तरीके से कर सकते हैं। टाइप 1 अवधि के हिसाब से, टेन्योर के हिसाब से कि लेस देन 1 ईयर के लिए चाहिए, 1 ईयर या उससे ज्यादा के लिए चाहिए। या टाइप 2 हम उसको ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं कि हु इज इशूइंग दिस, सरकार को पैसा चाहिए, प्राइवेट कंपनी को पैसा चाहिए, बैंक एनबीएफसी को चाहिए वगैरह। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस लुक एट मनी मार्केट की, जहां पर लेस देन 1 ईयर के लिए किसी को पैसा चाहिए। इसको भी समझना है, बट इट विल रिक्वायर सम फ्रेश माइंड। हम ये करते हैं, लेट अस टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स और फिर इसको समझते हैं। अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स।
3 more minutes. One more minute. राइट फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले टेल मी वोटिंग लाइन में क्या देख सकते हैं, सुन सकते हैं, कॉल्स में वोट करें। प्रतीक, विशाल, शिवानी, निकिता, तेजस्वी, त्रिभुवन, प्रियांशु, ईशान, अदर्शान, तेजस्वी, मूव फॉरवर्ड। तो हम समझ रहे हैं लोन इंस्ट्रूमेंट्स और उसके अंदर भी टेन्योर मतलब टाइम के हिसाब से लेस देन 1 ईयर के लिए पैसा चाहिए, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, तो क्या इशू करेगी? यूजुअली दे इशू ट्रेजरी बिल, मतलब डेट सब टॉपिक शॉर्ट टर्म, और हम इशू कर रहे हैं ट्रेजरी बिल। सपोज गवर्नमेंट को 14 डेज के लिए पैसा चाहिए, तो 14 डेज का ट्रेजरी बिल उस पर लिखा होगा 100 रुपीज़। ये जो 100 रुपीज़ को लिखा है, इसे हम कहते हैं फेस वैल्यू या पार वैल्यू। इसका बाइंग सेलिंग कहाँ पर होगा? मनी मार्केट में, क्योंकि लेस देन 1 ईयर की ये माल है। फर्स्ट टाइम इसको इशू किया गया, ब्रांड न्यू फ्रेश पेटी पैक है, तो हम कहेंगे ये प्राइमरी मार्केट के अंदर इशू हो रहा है। ये जो ट्रेजरी बिल है, इसको अनसिक्योर्ड मतलब हैक हो जाएगा ऐसा नहीं, अनसिक्योर्ड का मतलब इसके पीछे सरकार ने कुछ गिरवी नहीं रखा है, गवर्नमेंट हैज नॉट प्लेस्ड एनी एसेट फॉर दिस। तो मतलब सपोज 100 रुपये आपको गवर्नमेंट ने वापस नहीं किया, तो ऐसा नहीं है कि मोदी जी की पेन पे आपका क्लेम हो जाता है कि मैं वो ले लूंगा, नो, इट इज अनसिक्योर्ड एसेट। अब आप पाएंगे ऐसा जो ट्रेजरी बिल होता है उस पर कभी इंटरेस्ट रेट नहीं लिखा होता है, उस पर सिर्फ 14 या परसेंटेज कुछ नहीं लिखा है। सो हाउ मच इंटरेस्ट इज पेड बाय गवर्नमेंट टू यू, सरकार आपको कितना ब्याज देगी? तो बात ऐसी है कि ये जो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको डिस्काउंट पे बेच के फेस वैल्यू पे रीपर्चेज करते हैं। इस कंसेप्ट को समझते हैं। बात ऐसी है, इसकी फेस वैल्यू क्या है? 100 रुपये। तो जब वो इसको सेल करेंगे, मतलब गवर्नमेंट आरबीआई को बोलेगी, आरबीआई आपको सेल कर रही है, आरबीआई कहेगी आई एम सेलिंग दिस एट डिस्काउंट ऑफ 7 रुपी, 7 रुपये की छूट पे मैं बेच रहा हूं। इन अदर वर्ड्स आप आरबीआई को कितना पे करोगे? 100 रुपये नहीं, 7 रुपये डिस्काउंट है, मतलब 93 रुपी। यू मींस इन्वेस्टर, यू आर पेइंग टू आरबीआई एंड आरबीआई इज पेइंग टू गवर्नमेंट। तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना है? 93 रुपीज। और फिर एट द मेजोरिटी ऑफ 14 डेज आरबीआई कहेगी अब मैं ये माल, ये जो ट्रेजरी बिल था, इसको आई विल रीपर्चेज एट फेस वैल्यू, जो चेहरे पे लिखा था कितना 100, उस भाव में मैं रिजर्व बैंक आपसे इन्वेस्टर से ये माल वापस ले रहा हूं। तो मतलब वो आपको कितना पे कर रहा है? बेसिकली यू इन्वेस्टेड 93 रुपीज, और आप जब उसको रिटर्न कर रहे हैं तो आरबीआई पेइंग यू 100 रुपीज। आपका प्रॉफिट कितना? 100 माइनस ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट 93 डिवाइडेड बाय 93 टाइम्स 100, क्योंकि परसेंटेज में जाता है, इट विल बी समथिंग लाइक 7.5%। तो इस तरह से इधर प्रॉफिट बनता है, इधर सीधा परसेंटेज नहीं लिखा होता है, सस्ते में बेच के ओरिजिनल प्राइस पे खरीदा जाता है। एज अ रिजल्ट इन्वेस्टर विल मेक सम प्रॉफिट। तो ये हो गया शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट, इस तरह से काम करते हैं। दे आर सोल्ड एट डिस्काउंट एंड रीपर्चेज्ड एट फेस वैल्यू या पार वैल्यू। नाउ सपोज इसका नाम है मिस्टर ए, 14 डेज पे इसको पैसा मिलना है, बट उसको याद है नहीं नहीं मुझे तो अभी काम है, 5वें दिन पे मैं रीसेल करके मुझे कुछ दूसरे, सो ही कैन सेल इट टू मिस्टर सी, यस वो कर सकता है। और फिर आरबीआई मिस्टर सी से वो माल खरीद लेगी और उसको पेमेंट कर देगी, यानी इसका सब रीसेल हो सकता है। दीज आर नेगोशिएबल एंड ट्रांसफरेबल, मतलब एज एन इन्वेस्टर आप किसी और थर्ड पार्टी को इसको बेच के जल्दी से निकल भी सकते हो, नेगोशिएबल ट्रांसफरेबल है, और फिर वो थर्ड पार्टी गवर्नमेंट से पैसा रिडीम कर सकती है। ये जो ट्रेजरी बिल है, दे आर हाईली लिक्विड, हाथों हाथ बिक जाएंगे, जस्ट लाइक गोल्ड। इसकी जो ऑनलाइन मार्केट होगी, आरबीआई के सब प्लेटफॉर्म पे काम होते हैं, इमीडिएटली यू कैन सेल टू समवन एल्स एंड एग्जिट। इसलिए इसको नियर मनी भी कहा जाता है, क्योंकि आप समझो 100% लिक्विड क्या चीज़ है? 100% लिक्विड चीज़ है, कैश खुद में या हम कहें मनी खुद में। और अगर एकदम 1% लिक्विड बहुत कम, क्या है, मोनालिसा की पेंटिंग या कोई बड़ी सी बंगलो प्रॉपर्टी, जिसको सेल करना काफी मुश्किल है, तो इसको मैं कहूँ ये तो 90% लिक्विड है, काफी इजीली हो जाएगा, तो मतलब पैसों से एकदम करीब है। सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड नियर मनी, बिकॉज इट कैन बी रेडीली कन्वर्टेड इनटू कैश। ऐसी संपत्ति है, तुरंत आप इसको पैसों में कन्वर्ट कर सकते हैं, हाईली लिक्विड या नियर मनी भी इसको बोलते हैं। तो हम लोग देख रहे थे डेट इंस्ट्रूमेंट, और उसके अंदर शॉर्ट टर्म के इंस्ट्रूमेंट जो लेस देन 1 ईयर के लिए इशू होते हैं, और मार्केट का नाम है मनी मार्केट। अब यहाँ गवर्नमेंट जो इशू करे उसे क्या बोलते हैं? तो यूनियन गवर्नमेंट जो इशू करे उसे कहते हैं ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल हो सकते हैं 14 डेज के, 91 डेज के, 364 डेज तक के हो सकते हैं, क्योंकि 365 होगा 1 ईयर, तो 1 ईयर का आप कहेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटी, वो अलग चीज़ है। कुछ बार वो अपनी कैश मैनेजमेंट बिल भी इशू करते हैं 90 डेज के। अब ट्रेजरी बिल और कैश मैनेजमेंट बिल में क्या डिफरेंस है, अपने काम करें। दूसरा, ये तो यूनियन इशू किया ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल। स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है? देखिए, एक जमाने में स्टेट गवर्नमेंट भी अपने 14 डेज के ट्रेजरी बिल इशू करती थी, लेकिन फिर आरबीआई ने वो सारा गेम बंद करा दिया कि नहीं, अब से तुम ये सब नहीं कर सकते। तो स्टेट गवर्नमेंट तो सिर्फ लॉन्ग टर्म के सिक्योरिटी, मतलब 1 ईयर या उससे ज़्यादा के लिए उसको माल चाहिए, तो ऐसे लोन पेपर्स वो इशू कर सकते हैं। आप कहते तो शॉर्ट टर्म में अगर चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पैसा, तो क्या करेंगे? वो आरबीआई के पास जाएंगे, आरबीआई के पास एक टूल है डब्ल्यूएमए, उसकी मदद से आरबीआई उनको पैसा देगा। तो अपना नेक्स्ट मुद्दा चालू होता है, वेज एंड मींस एडवांसेज। डब्ल्यूएमए क्या है, हम लोग आगे पिलर 2 में पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट का बजट कैसे बनता है, उसमें उसको कुछ इनकम होती है, टैक्स से, रेलवे टिकट वगैरह से। सपोज 22 लाख करोड़ की इनकम होनी है, पर गवर्नमेंट के एक्सपेंस यानी खर्चे काफी ज्यादा होते हैं, कि उसको स्टाफ सैलरी, मिलिट्री के खर्चे लेके बहुत कुछ। सपोज 30 लाख करोड़ रुपीज के एक्सपेंस है, यानी गवर्नमेंट लॉस में चल रही है। कितना लॉस है? 8 लाख करोड़ का। 22 आ रहा है, 30 जा रहा है, 8 लाख करोड़ का नुकसान है। इस 8 लाख करोड़ को हम कहेंगे फीजल डेफिसिट, वो गवर्नमेंट ने लोन लेना पड़ेगा। तो पूरे साल का तो उसको पता है कि आई विल हैव टू टेक लोन ऑफ 8 लाख करोड़ रुपीज, दिस इज माय फीजल डेफिसिट। लेकिन इसके अलावा भी ना, तो आप समझो फॉर द होल ईयर 22 इनकम, 30 एक्सपेंस डेफिसिट 8, ये तो पक्का है, नक्की है, पता है।
बट फॉर द होल ईयर का मतलब क्या जानते हैं, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर नेक्स्ट ईयर 31 मार्च तक सब खेल चलेगा। बीच बीच में ऐसा होता है कि सितंबर में मान लीजिए G20 समिट होनी थी और उसमें पैसा कुछ ज़्यादा ही खर्च हो गया। अब गवर्नमेंट को पता है ठीक है अभी दिवाली आएगी, दिवाली में पब्लिक शॉपिंग करेगी तो कार पे मुझे जीएसटी मिलेगा, आईफोन पे मुझे जीएसटी मिलेगा, तो मेरा सब सेट हो जाएगा। बट इन द मंथ ऑफ सितंबर अक्टूबर देयर विल बी सम प्रॉब्लम कि मिसमैच हो गया है। सो डियर आरबीआई प्लीज गिव मी सम टेम्पररी लोन, ऐसा पीएम आरबीआई को बोल रहे हैं। तो ऐसा एक टेम्पररी शॉर्ट टर्म का लोन दिया जाए। अब वैसे तो ट्रेजरी बिल और वो सब है ही, पर ये अलग चीज है, उसको कहते हैं वेज एंड मीन्स एडवांसेस, वेज एंड मीन्स एडवांसेस। तो इस हिसाब से सपोज आरबीआई ने गवर्नमेंट को 20,000 करोड़ दिए और ये ऐसा है कि वो रिटर्न भी हो जाएगा विद इन फ्यू मंथ्स। तो ये जो वेज एंड मीन्स एडवांसेस है उसको हम फीजल डेफिसिट में काउंट नहीं करते, वी डू नॉट काउंट दिस अंडर फीजल डेफिसिट, क्योंकि टेम्पररी चीज है। फीजल डेफिसिट खुद में क्या है वो हम चीज पिलर 2D में पढ़ेंगे। तो बात क्या है, वेज एंड मीन्स एडवांसेस, आमदनी और खर्चे में अल्पकालीन असंतुलन, टेम्पररी मिसमैच इन द कैश फ्लो, चाहे यूनियन का भी हो सकता है, स्टेट का भी हो सकता है, उस वक्त दे रिक्वायर टेम्पररी लोन्स, आरबीआई गिव्स देम टेम्पररी लोन्स। सो आरबीआई विल लेंड देम मनी फॉर शॉर्ट टर्म इधर है 3 महीने का। तो कितना मैक्सिमम मिल सकता है, ये पूरे क्या कोटा है इनका, यूनियन का 1,20,000 करोड़, नंबर याद नहीं रखना है। सभी स्टेट का कंबाइन करीब 51,000 करोड़, ये भी नंबर याद नहीं रखना है। सभी बोलो कि यस आरबीआई विल गिव देम मनी। प्रश्न, इस पे इंटरेस्ट कितना चढ़ेगा? तो मान लीजिए गवर्नमेंट इतना पैसा अगर लोन में लेती है तो इसको हम कहेंगे वेज एंड मीन्स एडवांसेस। इस पे इंटरेस्ट कितना है, तो जब व्हाटएवर इज द रेपो रेट कितना है 6.50, हां तो यही ब्याज पे आरबीआई विल गिव लोन टू गवर्नमेंट। सपोज गवर्नमेंट इसके बियॉन्ड जाके पैसा बोरो करती है, ये तो 1,20,000 करोड़ तो था ही, अभी हमको और एक्स्ट्रा 2 लाख करोड़ चाहिए। अगर ऐसा कुछ टेम्पररी वो लेने जाए तो आरबीआई उसको देगी, पर उस पे ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेगी। उस चीज को कहते हैं ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट जो दिया जाएगा उसमें ऐसा लोन इंटरेस्ट क्या होगा, जो भी रेपो रेट है उसके ऊपर 2% एक्स्ट्रा, तो रेपो अगर 650 है तो प्लस 2 मतलब कितना 8.50% चल जाएगा। और ये 3 महीने का टेम्पररी लोन है, पूरे साल के लिए ये नहीं है। और ये वाली चीज को फीजल डेफिसिट फार्मूला में काउंट नहीं करते, वो पूरा मामला क्या पिलर 2D में हम देखेंगे। अभी जब स्टेट गवर्नमेंट लोन लेने जाए तो आरबीआई उन पे थोड़ी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस दिखाती है। तब स्टेट गवर्नमेंट है मुझे लोन चाहिए और उसके लिए मार्केट में स्टेट गवर्नमेंट की कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू की गई, मैंने 100 रुपये इन्वेस्ट किए तो आरबीआई उस स्टेट गवर्नमेंट को 100 नहीं देगा, वो उसमें से आरबीआई उसको सिर्फ 93 देगा और बाकी जो 7 रुपये है वो एक बफर फंड में डाल देगा। उस बफर फंड का नाम होगा कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड। और जो 93 रुपये स्टेट के पास गए उसको हम कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। वो क्या चीज़ है हम लोग बजट में देखेंगे या पॉलिटी में देख लेना। तो बेसिकली व्हेन यू मतलब इन्वेस्टर गिव लोन टू स्टेट गवर्नमेंट, इट गोज इनटू 2 पार्ट्स, 2 हिस्सों में पड़ता है। एक जो असल में स्टेट खर्च कर सकता है, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में जाता है, सपोज 93 रुपये, और बाकी का जो थोड़ा बहुत रकम है वो एक आरबीआई के फंड में जाता है जिसका नाम है कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड, सीएसए। ये फंड का यूज क्या है, जब ये स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिंसिपल और इंटरेस्ट चुकाना है तो ये फंड में जो पैसा है उसको बफर के रूप में यूज करके आरबीआई देता रहेगा। आपके अपन इतनी सब मगजमारी क्यों करनी है, उनको दे दो ना 100 रुपये, वापस कर देंगे भाई। उसमें चीज ऐसी, आप सिर्फ एक आदमी को देख रहे हैं। सपोज मृणाल 2023 में ये लोन दे रहा है और योगी जी ये लोन हमारे 2027 में रिटर्न कर देंगे, दैट इज ट्रू। बट आप समझ, मेरे पहले भी तो और लोगों ने 2022 में दिया होगा, 1980s में दिया होगा, वो तो डिपेंड है, लॉन्ग टर्म का लोन है तो उसके तो काफी इंस्टॉलमेंट चलते हो। तो अगर ऐसा कोई बफर फंड नहीं होगा और बीच में कोरोना या कोई भी इमरजेंसी आ जाए तो स्टेट अगर सबको तो संभाल नहीं पाएगा, तो इन सबको ऑनर करना है तो देन यू शुड कीप सम मनी इन बफर। इसलिए ये कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड है, क्योंकि गवर्नमेंट के सामने बहुत सारे अलग अलग टेन्योर या मैच्योरिटी पीरियड वाले इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको सबको पैसा देना होता है। क्या तो हम लोग देख रहे थे डेट इंस्ट्रूमेंट, सब टॉपिक मनी मार्केट, जो कि शॉर्ट टर्म लेस देन 1 ईयर के लिए है। अब उसमें गवर्नमेंट तो देखिए ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल है। कोई कंपनी अपना ऐसा माल इशू करे उसको क्या बोलोगे, बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडी, कमर्शियल पेपर, प्रॉमिसरी नोट्स। इंटरनल डिफरेंस नॉट इंपॉर्टेंट, मैकेनिज्म इज कॉमन, सोल्ड एट डिस्काउंट, रीपर्चेज एट फेस वैल्यू। सस्ते में बेचेगा, ओरिजिनल प्राइस पे खरीदेगा, जो डिफरेंस है वो इन्वेस्टर का इंटरेस्ट है। एक एक मर्चेंट ऐसा अगर कुछ इशू करे उसको कहते हैं कमर्शियल बिल। कुछ बार बैंकों ने खुद भी ऐसा इशू करना पड़े उसको कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट का क्या काम है, लेस देन 1 ईयर का लोन दिलवाना काम है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो बैंक इशू करते हैं, समझते हैं बैंकर कहाँ से पैसा मोबिलाइज करता है, मेरे आपके जैसे डिपॉजिटर से, आरबीआई से, रेपो रेट, एमएसएफ वगैरह से लेके आएगा। उसके अलावा दूसरे बैंकों से भी लोन में पैसा ले सकते हैं जिसको कहते हैं कॉल मनी, नोटिस मनी, ये सब सोर्सेज हैं। एक और भी सोर्स है जिसका नाम है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कि एलआईसी ऐसे जो भी दूसरे बैंक एनबीएफसी उनसे भी वो पैसा लेके आए एंड देन बैंकर वो आगे पैसा घुमाएगा। आपके अपन बैंकर को ये सब ऐसा क्यों करना है? अचानक से मुकेश अंबानी आ जाए कि ये अभी जो अक्टूबर में वर्ल्ड कप मैच होने हैं उसके लिए मुझे अपनी जियो कंपनी के बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट या एक्सवाईजेड उसका सर्वर का कैपेसिटी बढ़ाना है, लोग सब मोबाइल पे देखेंगे, तो मुझे अभी क्या 500 करोड़ लोन चाहिए। अब बाकी सब जगह से अगर टाइम पे लोन उसको नहीं मिला या इजी इंटरेस्ट पे नहीं मिला तो बैंकर मार्केट में सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर सकता है। तो कोरोना और उसके बाद के टाइम पे बैंकों ने सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट काफी इशू किए और वहां से पैसा मोबिलाइज किया। इसके क्या कारण है, आप कॉमन सेंस लगाओ। हमने देखा था यूएस फेड टेपरिंग के बाद इंडिया में ले ऑफ चल रहा है, मतलब सब स्टार्टअप कंपनी वाले लोगों को नौकरी से निकाल देते क्योंकि अमेरिका से फंडिंग में पैसा कमाता है। तो डिपॉजिट में मान लो पहले पैसे आते थे 100, तो अभी आते हो 10, तो ये तो खेल खत्म हो गया। रिजर्व बैंक ने भी अपने लोन महंगे कर दिए, कितना 650 कर दिया, पहले 4% हुआ करता था। तो अगर एक्सिस बैंक सोचे अच्छा ये सब में मजा नहीं है तो मैं अगर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करूँ और एलआईसी मुझे अगर 5% पे दे रहा है तो आई विल टेक इट एंड आई विल गिव इट टू यूएस लोन, तब तक कहीं और से पैसा आएगा, एडजस्ट। सो दिस इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट। एक है सीबीएलओ, कोलैटरलाइज्ड बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन, वो अपने लिए काम करें। अगर आप सेबी या आरबीआई के ऑफिसर के एग्जाम दे रहे हैं तो उसको देखना। कॉल मनी, कॉल मनी मतलब कोई बैंक या एनबीएफसी किसी और बैंक या एनबीएफसी को एक दिन के लिए लोन में पैसा दे, उस पे जो इंटरेस्ट है तो वो सब है कॉल मनी इंटरेस्ट। नोटिस मनी मतलब 2 to 14 डेज के लिए एक बैंक या एनबीएफसी दूसरे बैंक या एनबीएफसी को लोन दे दे, उसको कहते हैं नोटिस मनी, उस पे जो इंटरेस्ट है नोटिस मनी इंटरेस्ट। रेपो रेट क्या है हमने पिलर 1 2 में देख लिया। एक्सटर्नल बेंचमार्क क्या है, अब वो लोन नहीं है भाई, वो तो फार्मूला है। फार्मूला क्या थी, वो रेपो रेट चेंज होगा तो आपका लोन इंटरेस्ट चेंज होगा, वो भी माल हमने पिलर 1 2 में देख लिया। तो मनी मार्केट में गवर्नमेंट जो इशू करती है, प्राइवेट कंपनीज, बैंक, एनबीएफसी जो इशू करते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट हमने देखे, एक लाइन में याद रखने। एमसीक्यू भी आप पीवाईक्यू देखो, एक लाइन के होते हैं। इनकी मतलब सोल्ड एट डिस्काउंट, रीपर्चेज एट फेस वैल्यू, या जो मर्चेंट या कंपनी इशू करे हुंडी, वो शॉर्ट टर्म का इंस्ट्रूमेंट है वगैरह। एक खास किस्म का शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट समझते हैं जिसका नाम है TREDS। दैट शॉर्ट टर्म TREDS क्या है? सपोज एक माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है जो कि जियो फोन को पैक करने के कार्डबोर्ड के बॉक्स मुकेश अंबानी को सप्लाई कर रहा है। सो एमएसएमई सप्लाई सम गुड सर्विसेज और फिर ये एमएसएमई करना है, मुकेश अंबानी ने पे करना है कितना, 100 रुपीज। पर ये जो बड़ी कंपनियां होती है, रिलायंस वगैरह,
वो इस महीने आप जो सप्लाई करें तो कहीं अगले महीने की 15 तारीख में दूंगा, सो आई विल पे योर इनवॉइस नेक्स्ट मंथ। ऐसा उनकी साइकिल चलती है। अब तकलीफ इसमें ये आएगा कि ये जो एमएसएमई वाला है उसको इमीडिएटली कैश चाहिए कि मुझे तो नेक्स्ट साइकिल के लिए रॉ मटेरियल खरीदना है, ये लाइट बिल, फोन बिल, स्टाफ सैलरी पे करनी है, उनके समय दैट इज नॉट माय प्रॉब्लम, नेक्स्ट मंथ आना तो बिल क्लियर करूंगा। तो इन द मीन टाइम ये जो एमएसएमई प्लेयर है वो जाएगा किसी बैंक एनबीएफसी के पास और कहेगा कि देखो ये इनवॉइस है, ये अनपेड है, अभी पैसा नहीं आया, पर मुकेश अंबानी देगा इसमें 100 रुपये। मैं मतलब एमएसएमई बिजनेसमैन, आपको मतलब बैंकर को ये वाला माल 90 रुपीज में दे रहा हूँ, आप मुझे 90 रुपये पे करो। मतलब ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस स्मॉल बिजनेसमैन से इनवॉइस ले लेगी, अनपेड इनवॉइस जो 100 रुपये का है, और सामने 90 रुपीज स्मॉल बिजनेसमैन को मिल जाएंगे, जिससे वो अपना स्टाफ सैलरी, लाइट बिल, फोन बिल देख ले। उसके बाद सपोज जनवरी में खिला, फरवरी महीने में रिकवरी होगी। रिकवरी किससे होगी? मुकेश अंबानी से कि देखो ये अनपेड इनवॉइस आप 100 रुपये हमको दे दो, और मुकेश अंबानी 100 रुपये देगा एसबीआई को, तो एसबीआई का फायदा हो गया। आप कहें फायदा कैसे हो गया? भाई गिनो ना, एसबीआई ने इन्वेस्ट कितना किया? 90 रुपये, और मुकेश अंबानी ने उसको रिटर्न कितना किया? 100 रुपये। तो एसबीआई का प्रॉफिट या इंटरेस्ट कितना हुआ? 100 माइनस 90 डिवाइडेड बाय 90 टाइम्स 100 था, उसको 11% ब्याज पे एसबीआई ने शॉर्ट टर्म का लोन दिया था। ये जो पूरी प्रोसेस हुई उसको हम क्या कहते हैं? फैक्टरिंग। फैक्टरिंग का मतलब क्या है? अनपेड इनवॉइस को प्लेज करके गिरवे रख के टेम्पररी लोन उठाने की जो पूरी प्रोसेस है उसे कहते हैं फैक्टरिंग। अभी जो फैक्टरिंग है इसको दो कारण से याद रखना है। एक कि आजकल ऐसा सब बीकॉम टाइप का थोड़ा बहुत पूछने का यूपीएससी को खुजली मची है, तो इसलिए याद करना। दूसरा, इकोनॉमिक सर्वे ने भी 2022 में काफी जोश में इसको बहुत पब्लिश किया, जोरदार चीज है, बहुत बढ़िया है, तो यस वी अंडरस्टूड। अब इसके सब टाइप्स होते हैं, और सब टाइप इसलिए पढ़ने क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे ने सब टाइप बताए थे, तो वी हैव टू प्रिपेयर। देखिए दो सब टाइप है। एक ऐसा होगा कि ये स्मॉल बिजनेसमैन मुकेश अंबानी से 100 कलेक्ट करेगा और जाके एसबीआई को रीपे करेगा। अगर ऐसी प्रोसेस है उसको हम कहते हैं बिल डिस्काउंटिंग, कि जहां पर एमएसएमई सेलर टेक्स द रिस्पांसिबिलिटी टू कलेक्ट द पेमेंट फ्रॉम मुकेश अंबानी एंड डिलीवर द मनी टू द बैंक एनबीएफसी, तो बिल डिस्काउंटिंग। दूसरा होता है फैक्टरिंग। फैक्टरिंग ऐसा है कि एसबीआई स्मॉल बिजनेसमैन को अप्रोच नहीं करेगा बाद में, वो सीधा मुकेश अंबानी के पास जाएगा कि हमको 100 रुपये दो। सो फैक्टर यानी कि बैंक एनबीएफसी दे टेक द रिस्पांसिबिलिटी टू कलेक्ट द मनी डायरेक्टली फ्रॉम अंबानी, तो उस प्रोसेस को कहते हैं फैक्टरिंग। ज्यादा इंपॉर्टेंट या फेमस टर्म है फैक्टरिंग। बिल डिस्काउंटिंग कोई बड़ी चीज है नहीं, मिलती जुलती है, बट बिकॉज इकोनॉमिक सर्वे ने वर्ड मेंशन किया था, हमने देखा दोनों कुल मिला के बात तो वही है, पानी का नाम है, है, इधर से लिया कि उधर से लिया, अंबानी पे तो कर रहा है अल्टीमेटली। बट दीज आर शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट, और ये कैसी चीज है कि जहां पर कोलेटरल में क्या लिखा है? अनपेड इनवॉइसेस गिरवे रखा है कुछ। अमेज़न क्या है? ई मार्केट प्लेस, सब्जी प्लेस। ये सब्जी बाजार में यू एंड मी विल गो, वी आर कस्टमर बराबर, और सामने बहुत सारे सेलर हैं। तो अमेज़न में भी सब्जी बाजार ही है भाई, कि हम लोग जाते हैं तो वी आर बायर्स और सेलर उसमें बहुत सारे होते हैं। जैसे सांडिस यूएसबी पेन ड्राइव है, तो कंपनी है सैंडिस जिसने मैन्युफैक्चर किया, पर सेलर बहुत सारे, अपायो रिटेल, वीआर प्रोडक्ट, वॉल गैजेट, वॉल रिटेल वगैरह। तो इसको हम कहते हैं मार्केट प्लेस, कि जहां पर वो बायर्स और सेलर को अमेज़न कनेक्ट कर रहा है, और अमेज़न का बीच में कमीशन होता है कि वो 8% फीस में चार्ज करता है इस चीज पे। तो उसी तरह पे टीआरईडीएस एक चीज क्या है कि जितनी भी ऐसी फैक्टरिंग की गेम खेलनी है जहां पर बहुत सारे स्मॉल बिजनेसमैन को लोन चाहिए और बहुत सारे बैंक एनबीएफसी उनको लोन देना चाहते हैं, सो बेसिकली दे वांट टू प्ले द गेम ऑफ फैक्टरिंग या जो भी बिल डिस्काउंटिंग। तो ऐसा बीच में अमेज़न जैसे पोर्टल होते हैं, उनके नाम है M1 एक्सचेंज, RXIL, ATREDS। तो इनका काम क्या है? दे विल कनेक्ट दिस लेंडर्स विद बोरोवर्स, सो दैट इज टीआरईडीएस। मतलब ऐसे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उनका नाम उनको हम कलेक्टिवली कहते हैं टीआरईडीएस का काम करे। इन सबको कौन रेगुलेट कर रहा है? तो आप समझो लोन का काम हो रहा है तो आरबीआई रेगुलेट कर रहा है। ये जो प्रोसेस है फैक्टरिंग, उसको गवर्नमेंट ने उसका कानून था फैक्टरिंग रेगुलेशन है, उसमें कुछ सुधार किए थे। सुधार जो जाने लायक कुछ ऐसे हैं। पहले आपको फैक्टरिंग कंपनी बनने का अलग से लाइसेंस लेना पड़ता था, सिर्फ 7 कंपनीज वर डूइंग दिस वर्क, जो मैंने अभी आपको सिखाया, अनपेड इनवॉइसेस लेके लोन देने का काम, ओनली 7 कंपनीज वर अलाउड टू डू दिस। अभी रिफॉर्म के बाद क्या है कि सब लोग ये धनाधन ये करो, तो बैंक्स भी और जो भी करीब 9000 से ज्यादा एनबीएफसी, एवरीवन इज अलाउड टू डू दिस फैक्टरिंग बिजनेस, अलग से लाइसेंस लेने की आरबीआई से जरूरत नहीं। आगे, पहले आरबीआई के पास पावर कम था, अब उसको पावर पहले से ज्यादा दिया गया। तीसरा, ये जो मैंने आपको बताया इनवॉइस गिरवे रखना है, तो मान लीजिए ये एक बदमाश बिजनेसमैन हो, तो वो तो ये भी करेगा ना कि सेम टू सेम इनवॉइस की जेरॉक्स निकाल ले, और फिर एक इनवॉइस एक्सिस बैंक को देके उससे 100 रुपये कलेक्ट करे या 90 रुपये कलेक्ट करे, और वही जेरॉक्स देके एसबीआई से भी वो 90 रुपये कलेक्ट करे, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू है 100 और ये तो 180 का माल उठा रहा है, जो कि गलत है। इसको हम कहते हैं ड्यूअल फाइनेंसिंग की प्रॉब्लम। ड्यूअल फाइनेंसिंग प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस करेंगे? एक ऑनलाइन पोर्टल बना दो कि जहां सेंट्रलाइज तरीके से सारा काम होता है, और उसमें हर एक इनवॉइस का सीरियल नंबर हो, तो अपने आप सिस्टम एरर दिखा देगा अगर सेम टू सेम चीज आप ऑनलाइन दो जगह प्लेस करो और सेंट्रलाइज सर्वर से क्रॉस चेक हो रहा है। तो ऐसी सरफाई एक्ट में एक सेंट्रल डिजिटल, और ये फैक्टरिंग एक्ट में बोला गया कि अब से सारे जो ये काम होते हैं उसका डेटा वहां पर जाना चाहिए, ताकि अगर ड्यूअल फाइनेंसिंग या डबल जेरॉक्स निकाल के समवन इज ट्राइंग टू प्ले मिस्चीफ, तो वो सब एरर आ जाएगा और उसको पकड़ लेंगे। तो पहले ड्यूअल फाइनेंसिंग या ड्यूअल प्लेजिंग की तकलीफ थी, आफ्टर दिस 2021 रिफॉर्म अब तो एक सेंट्रल रजिस्ट्री बनाई गई है सरफाई एक्ट में, जहां ये सब क्रॉस चेक किया जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे तो अपन सरफाई एक्ट में क्यों बनाई गई? वो तो लोन रिकवरी का था ना, ये तो शॉर्ट टर्म की माल है वगैरह, पर आप समझो यहाँ पर भी तो चीज प्लेज हो रही है, गिरवी हो रहा है कुछ, और सरफाई एक्ट के अंदर गिरवे होने वाले लोन्स के बारे में कुछ ना कुछ चीज करने के पावर्स होंगे। आगे बढ़ते, सो वी आर लर्निंग अबाउट मनी मार्केट, मतलब लेस देन 1 ईयर के लोन चाहिए, गवर्नमेंट ने ले लिए, प्राइवेट कंपनियों ने ले लिए, स्मॉल कंपनियों ने ले लिए फैक्टरिंग और टीआरईडीएस का काम करके। अब समझते हैं एक चीज लीबोर क्या है। सबसे पहले समझते हैं लीबोर क्या है। मुंबई में कोई एक बैंकर है, सपोज एसबीआई, और सामने एक दूसरा बैंकर है, सपोज एक्सिस। तो ये दोनों आपस में जो भी लोन लेने देने के काम करते हैं उसका आप एवरेज निकालो, कि सपोज एक्सिस ने एचडीएफसी को लोन दिया 3% पे, और यस बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक को लोन दिया 4% पे, इसका एवरेज क्या होगा? डिवाइड बाय 2, कितना? 3.5। तो ये एवरेज है 3.5, उसको क्या कहेंगे? मुंबई इंटर बैंक ऑफर्ड रेट, यानी मीबोर। मीबोर क्या है? इट इज द एवरेज इंटरेस्ट रेट एट विच बैंक्स इन मुंबई गिव शॉर्ट टर्म लोन्स टू ईच अदर। तो मीबोर है, तो फिर लीबोर क्या होगा? लंदन के बैंक एक दूसरे को शॉर्ट टर्म में जो लोन देते हैं उस पर क्या एवरेज इंटरेस्ट चला, सपोज एक बैंक ने दूसरे बैंक को 3% पे दिया, चौथे बैंक ने पांचवें बैंक को 4% पे दिया, एवरेज क्या होगा? 3.5। तो लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट यानी लीबोर। ये जो लीबोर है उसकी क्या, व्हाई इट इज सो प्रेशियस या व्हाई इट इज सो रिस्पेक्टेड? ये जो लीबोर पॉइंट आपको मिलता है सपोज 3.5, उसको रेफरेंस पॉइंट यूज करके बहुत सारे दूसरे फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ ग्लोबल बैंक्स जैसे सिंगापुर का बैंक अफ्रीका के बैंक को लोन देना चाहते हैं, तो उनका तो आपस में कोई रिश्ता है नहीं, तो वो कौन से पॉइंट पे उन्होंने लोन देना चाहिए? तो सिंगापुर बैंक जब अफ्रीका के बैंक को लोन देगा, वो कहेगा व्हाटएवर इज द लिबोर रेट, सपोज 3.5, उस पे मुझे 0.5% एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, तो मैं 4% पे सिंगापुर का बैंक अफ्रीका के बैंक को लोन दे दे। सो लिबोर एक्ट्स एज अ रेफरेंस पॉइंट। उसी तरह सपोज मुकेश अंबानी दुबई में लोन लेने जाए, तो दुबई के बैंक ने मुकेश अंबानी को क्या प्राइस पे लोन देना चाहिए?
अब उसकी क्या फॉर्मूला होगी, तो वो लोग ऐसी फॉर्मूला यूज करें कि लिबोर जो भी चल रहा है सपोज 3.5 प्लस मेरा प्रॉफिट मार्जिन सपोज 0.5 और रिस्क फैक्टर सपोज 1 है, तो उस हिसाब से कितना 5% पे मैं दुबई का बैंकर मुकेश अंबानी को लोन दूंगा, और इसको हम कहेंगे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, क्योंकि मुकेश अंबानी इंडिया से एक्सटर्नल बाहर के दुबई से लोन लेता है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। सो लिबर इज यूज्ड एज अ रेफरेंस पॉइंट। उसी तरह कमला हैरिस जो अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट है, जिसको सैलरी मिलती होगी डॉलर में, और वो कहे कि मुझे भारत की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एफडी करना है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कमला हैरिस को कितना इंटरेस्ट पे करना चाहिए, तो पॉइंट बना देंगे कि अच्छा लिबर क्या चला है 3.5, उसके ऊपर 0.5 करते हैं, तो इतना हम सेविंग अकाउंट पे फॉरेनर्स को या एनआरआई को इंटरेस्ट देंगे। तो ऐसे फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट एफसीएनआर अकाउंट उसके इंटरेस्ट रेट भी तय होता है लिबोर। तो मतलब लिबोर अलग अलग जगह यूज होता है। अब तकलीफ ये हुई कि लिबोर की कैलकुलेशन मेथड में कुछ कांड हो रहे हैं, देयर डूइंग सम स्कैम या मिस मैनेजमेंट इन द कैलकुलेशन मेथड। तो मतलब मान लीजिए वो आदर्श स्थिति में 3.5 आना चाहिए, वो कुछ और दिखाता है कि 5 चला था, कि उनको और मजा आए। तो ब्रिटेन में जो भी उनका रेगुलेटर था उसने 2021 में इसको स्टॉप करा दिया कि अब से ये बंद कर दे। अब जो बंद कर दिया था, आप समझो पूरी दुनिया में कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए होंगे लोगों ने जिसमें लिखा होगा लिबोर इज अवर बेंचमार्क, पर अब तो लिबोर नाम की चीज ही नहीं है। सो यू हैव टू रीराइट द कॉन्ट्रैक्ट्स, और उसमें लिबोर इंडिकेटर को नए इंडिकेटर से आपने चेंज करके लिखना होगा कि अच्छा अभी जापान या टोक्यो का टोना यूज करेंगे, स्विट्जरलैंड का सेरोन यूज करेंगे, अमेरिका का एसओएफआर, यूके का दूसरा कैसा इंडिकेटर सोनिया, इसलिए बहुत कुछ। तो उसकी कंट्रोवर्सी चलती रहती है अलग अलग टाइम पे। आरबीआई रूल बनाता है, फिर उसको लगता है नहीं जमता है, तो फिर और उठ के नया रूल बनाता है। तो करंट अफेयर्स मीडिया वाले आप जानते पागल हो जाते हैं। आपको पागल नहीं होना है, जो कोर आर्गुमेंट है वो समझिए। अभी आरबीआई पे 25 की बार-बार चेंजेस लेता रहे, तो एक ही लाइन का मुद्दा होगा कि अच्छा लिबोर को रिप्लेस करके नया इंडिकेटर है, दैट्स इट। सो विल नॉट वेस्ट मोर टाइम इन दिस। ये करते करते काफी सारी ये हैंडआउट के अंदर भी दिया है, एक-एक दो-दो लाइन के मुद्दे हैं। कल सुबह उठ के रविवार है, पहली फुर्सत में ये काम खत्म करना है। आगे बढ़ते हैं। तो हमने शॉर्ट टर्म या लेस देन 1 ईयर के जो इंस्ट्रूमेंट थे उसको खत्म कर दिया, कंप्लीट। अभी हम बढ़ते हैं कि लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स, 1 ईयर या उससे ज़्यादा, एक साल या उससे ज़्यादा के लिए अपने को पैसा चाहिए और लोन में पैसा चाहिए, तो हम जाएंगे कैपिटल मार्केट में और वहाँ अपने इंस्ट्रूमेंट इशू करेंगे। गवर्नमेंट इशू करे तो कहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कंपनियां इशू करे तो कहते हैं बॉन्ड डिबेंचर, अर्बन लोकल बॉडीज इशू करे तो क्या है म्युनिसिपल बॉन्ड्स, ब्रिक्स नाम का मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक इशू करे तो क्या है ब्रिक्स बॉन्ड या न्यू डेवलपमेंट बॉन्ड, वर्ल्ड बैंक इशू करे तो क्या है वर्ल्ड बैंक का बॉन्ड। सो दिस इज कॉमन सेंस, ये कोई बड़ी तोप है नहीं। अब इसके सब टाइप्स समझते हैं। सिक्योरिटीज सब टॉपिक डेट, सब टॉपिक लॉन्ग टर्म, सब टॉपिक गवर्नमेंट इशू करे। गवर्नमेंट इशू करे उसको क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जिसे डेटेड सिक्योरिटी, सॉवरिन बॉन्ड्स, यस। अब यहाँ पर रिस्क इज लो, रिस्क कम है क्योंकि सरकार ने इशू किया तो वापस कर देंगे, इसलिए ऐसी सिक्योरिटीज को गिल्ट एज सिक्योरिटीज कहा जाता है। गिल्ट की स्पेलिंग देखो, GUILT, गिल्ट यानी अपराध भाव नहीं है, जो आपको हो जाएगा इसके सारे एज खत्म हो जाए फिर आपको पता चले उस दिन पढ़ लिया होता तो अच्छा होता, दैट इज गिल्ट। यहाँ गिल्ट का स्पेलिंग अलग है, GILT, प्रीमियम क्वालिटी, प्रेस्टीजियस क्वालिटी, अग्रिम दर्जे की ये चीज है। क्यों? क्योंकि रिस्क कम है। अब रिस्क कम है तो पढ़ना कितना कम है, मूवी अच्छी है तो कितनी अच्छी है, 0 से 5 में आप स्टार दे दो। सिमिलरली यहाँ पर बॉन्ड को भी स्टार दिया जाएगा कि जैसे सी रेटिंग हो गया, डी रेटिंग हो गया, श्रीलंका पाकिस्तान जैसा सब जंग क्वालिटी का मान लो, या एकदम ट्रिपल रेटिंग हो जैसे अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड का, हालांकि उसका भी अभी तो रेटिंग कम करने की बात चल रही है क्योंकि उनकी भी इकोनॉमी के मामले चल रहे हैं। क्या ऐसा सब रेटिंग होता है वो कौन करता है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जैसे मूडीज, फिच, स्टैंडर्ड पुअर वगैरह। इन पे इकोनॉमिक सर्वे ने इल्जाम लगाया, आरोप लगाया कि यू आर बायस्ड, बायस्ड इस तरह से कि अमेरिका की इकोनॉमी के मामले आज के नहीं सालों से चल रहे हैं, स्टिल वो उसको ट्रिपल रेटिंग ही देते थे, और इंडिया का रेटिंग हो दिया गया जो भी BAA वगैरह, ये तो तुम्हारा रिस्क ज्यादा है, जबकि हमारी इकोनॉमी ज्यादा स्टेबल रही थी कंपेयर टू यूएस। इकोनॉमिक सर्वे के आरोप लगे बाद में ब्रिक्स ग्रुप, ये ब्राजील, इंडिया, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और भी नए मेंबर्स में, वो लोग क्या सोचते हैं कि हम अपनी अलग से क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बनाएंगे, ये तो सब गोरे लोग जो हैं यूरोप और अमेरिका के, दे आर बायस्ड, दे आर नॉट गिविंग अस गुड रेटिंग। तो एक कंट्रोवर्सी चलती है। फिर एक मामला जो आजकल चल रहा है और चलने वाला, इंडियन एक्सप्रेस तो पता नहीं इतना वो पागल हो गया, मतलब यही जिंदगी का मतलब ज्ञान है जीवन भर का है, जबकि मुद्दे में कोई दम है नहीं, समझते इसको। जेपी मॉर्गन चेज नाम का एक इन्वेस्टमेंट बैंक है जिसका काम क्या होता है, शेयर बॉन्ड इशू कराएंगे, बड़े बड़े खेल करता है। वो एक इंडेक्स निकालता है जिसका नाम है इमर्जिंग डेट मार्केट बॉन्ड इंडेक्स। अब उसमें क्या करें, इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि एवरेज निकालेगा, उसमें से उसको नंबर हासिल हो कि सपोज वो कहे इमर्जिंग मार्केट मतलब चाइना के बॉन्ड की क्या यील्ड चल रही है उसको मैं कहूंगी, ब्राजील की बॉन्ड की क्या यील्ड चल रही है उसको कहूंगा बी, इंडिया के बॉन्ड की क्या यील्ड चल रही है उसको मैं कहूंगा सी, फिर इन तीनों का एवरेज निकालो, a + b + c डिवाइडेड बाय 3, तो मुझे जो नंबर मिला सपोज 20,000 व्हाटएवर, तो उसको मैं क्या कहूं इंडेक्स नंबर। फिर मैं इंडेक्स नंबर को पॉइंट करूं कि अच्छा ये आज 6% था, कल ये 7% हुआ, परसों ये 8% हुआ, जो भी ऐसा ग्राफ बनेगा जिसको क्या कहूंगा मैं इमर्जिंग डेट मार्केट बॉन्ड इंडेक्स का ग्राफ चला है। इसको ऑब्जर्व करके फिर अमेरिका और यूरोप के जो भी इन्वेस्टर है वो डिसीजन लेंगे कि हमें इमर्जिंग इकोनॉमीज, उभरते देश जैसे इंडिया, रशिया, ब्राजील वगैरह में पैसा डालना चाहिए कि नहीं, वो कुछ डिसीजन लेंगे। अब इसमें बात ये थी कि पहले ये जो इंडेक्स बनाता था जेपी मॉर्गन चेज, उसमें इंडिया की सिक्योरिटी का डेटा वो एंटर नहीं करता था, लेकिन अब वो करेगा ऐसा उसने बोला है रिसेंटली इन 2020। तो मतलब हम भी अब इस फॉर्मूला या ग्राफ के अंदर नाउ वी आर आल्सो रिप्रेजेंटेड। तो वो दो बात बोलता है, पहला कि इंडिया इज अ इमर्जिंग इकोनॉमी, उभरता हुआ है, तो स्वाभाविक फॉरेन इन्वेस्टर के कान चमक जाएंगे कि हां भाई जोरदार चीज है ये। सो नाउ व्हाट दे विल डू, मोर अट्रैक्टिव टू इन्वेस्ट इन इंडिया, ये उसका फायदा होगा, खासकर भारत सरकार की गवर्नमेंट सिक्योरिटी, क्योंकि अब उसको भी एक्सपोजर मिल गया। ऐसा ये ऐसी बात है, यूट्यूब पे फिल्म रिव्यू करता है केआरके फिल्म रिव्यू कर, मान लीजिए बॉलीवुड के अंदर 1000 मूवी बनती है हर साल, केआरके 1000 मूवी तो रिव्यू नहीं करता, वो जो 25 मूवी रिव्यू करेगा, और वो रिव्यू करेगा तो भी वो कई बार ये कहता है अच्छा ये मूवी सिनेमा में देखने लायक नहीं है, अपन ओटीटी नेटफ्लिक्स पे है तो देख लेना, इतनी तो बेकार नहीं है। तब समझो जब इंडिया की गवर्नमेंट सिक्योरिटी का एक जाता रिव्यू हो रहा है, तो बाकी भी तो बहुत सारे देश है जो भी दुनिया में 800 200 व्हाटएवर द नंबर ऑफ कंट्रीज आर देयर, बट नाउ फॉरेन इन्वेस्टर विल सी अच्छा इंडिया नाम का भी एक देश है, उसका भी कहीं नाम सुना है रिव्यू में, सो नाउ वी विल पुट सम मनी देयर, सो लाइक दैट इट विल अट्रैक्ट मोर डॉलर्स या फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देख रहे थे सिक्योरिटी, सब टॉपिक डेट, सब टॉपिक लॉन्ग टर्म, एक साल उससे ज्यादा के लिए। गवर्नमेंट का तो देखिए अभी कंपनियों की बात है, कंपनी जो इशू करे उसको क्या कहते हैं, बॉन्ड या डिबेंचर। अब बॉन्ड और डिबेंचर में आपस में क्या फर्क है, कुछ लोग कहते हैं बॉन्ड ब्रिटिश वर्ड है, डिबेंचर उसका अमेरिकन वर्ड है। कुछ लोग कहते हैं कि बॉन्ड गवर्नमेंट कंपनी जैसे ओएनजीसी इशू करे तो बॉन्ड बोलना चाहिए, अगर रिलायंस जैसा कंपनी इशू करे तो उसको डिबेंचर बोलना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं बॉन्ड के अंदर कोलेटरल देते हैं, लेते हैं या नहीं देते हैं, क्या करते हैं भाई, ये इंटरनल डिफरेंस इज नॉट इंपॉर्टेंट इन माय ओपिनियन। आपने बीकॉम किया, एमकॉम किया, बहुत अच्छी बात है, बट वो सब की इधर कुछ जरूरत नहीं है, एक दो लाइन में समझ लिया कि कंपनी इशू करे उसको बॉन्ड या डिबेंचर कहते हैं, चलो खत्म, आगे बढ़ो। अब बॉन्ड के अंदर भी रेटिंग होगा कि बेस्ट क्वालिटी का बॉन्ड, अगर रिलायंस इशू करे तो उसको डबल रेटिंग मिल जाए, एप्पल कंपनी इशू करे हो सकता है उसको ट्रिपल रेटिंग मिल जाए, किंगफिशर इशू करे, ऐसे कोई भी यस बैंक इशू करे कुछ जो बेकार हो गई तो उसको क्या रेटिंग मिले, बी रेटिंग मिले। जंक बॉन्ड, जंक बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, देयर इज अ हाई चांस दैट इट विल बी डिफॉल्टेड, वो दिवालिया हो जाएगा, आपको पैसा नहीं मिलेगा। जब भी जंक बॉन्ड होगा तो स्वाभाविक पैनिक फैलती है, तो यही कंपनी जब नेक्स्ट टाइम बॉन्ड इशू करेगी तो उसका रेटिंग जंक होने के चलते उसने एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ऑफर करना पड़ेगा, वरना कोई इन्वेस्टर आए नहीं। फॉर एग्जांपल आईएलएफएस,
डिबेंचर को नॉर्मली कहा जाता है नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर। इसका मतलब क्या, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पे होगा, बट नॉन कन्वर्टिबल मतलब ये बॉन्ड जो है इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। कुछ ऐसे भी बॉन्ड होते हैं जो शेयर में कन्वर्ट होते हैं, उसके बारे में अभी थोड़ी देर बाद समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देख रहे थे बॉन्ड के अलग अलग प्रकार। एक दो और समझते हैं फिर एक देख लेते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का स्टेट है लुइजियाना। लुइजियाना की स्टेट गवर्नमेंट ने बॉन्ड इशू किया। अब इसको गौर से देखो, ये कैसा बॉन्ड है। लेट मी ड्रॉ ब्लू पेन से ये जो मैंने मार्क किया, ये जो इतना हुआ, ये समझो उसका प्रिंसिपल है कितना, $5। और फिर आप देखो इधर छोटे छोटे स्ट्रिप्स हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। जैसे इसको आपने इसे फाड़ के उसके ऑफिसर को देना है, और हर स्ट्रिप फाड़ के आप दोगे तो वो आपको इंटरेस्ट पे करेगा कितना, 7.5 7.5 7.5 7.5, मतलब 7.5 सेंट इंटरेस्ट है। 4 कूपन है, मतलब 4 साल का टेन्योर है, तो कुल मिला के उस हिसाब से आपको जो भी $0.30 मिलने वाले, तो उस हिसाब से इंटरेस्ट काउंट करो तो 6% इंटरेस्ट मिला। कैलकुलेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट। इस चीज को हम क्या कहते हैं कि एक बॉन्ड है पेपर पे और ये उसके 4 कूपन बॉन्ड। पहले आज तो डिजिटल हो गया तो सब ऑनलाइन काम चलता है, पहले पेपर से काम चलता था, तो ऐसे कूपन बॉन्ड इशू किए जाते हैं और ये जो इस पे इंटरेस्ट पे किया जाता है इसको हम क्या कहते हैं, कूपन रेट। कूपन रेट, इसलिए आज भी बॉन्ड जब इशू होते हैं डिजिटली, पर इंटरेस्ट जो पे किया जाता है तो हम वर्ड यूज करते हैं, इस पर कूपन रेट इतना है। दूसरा, ये जो बॉन्ड है इस पे आप आराम से देखो, इन्वेस्टर का नाम नहीं लिखा है कि मेरी जागीर ऐसे इधर कुछ लिखा नहीं, नो नेम ऑफ द इन्वेस्टर, इसलिए इसको कहते हैं बियरर बॉन्ड। करेंसी नोट बियरर बॉन्ड, इसका मतलब क्या हुआ कि आप आरबीआई ऑफिस में जाते, आपका नाम नहीं लिखा कि तो अमिताभ बच्चन का 2000 का नोट है, अमिताभ खान क्यों लेके आया, नो, आरबीआई विल एक्सचेंज इट, 2000 का नोट है तो 500 के 4 में दूंगा। सिमिलरली दिस बॉन्ड्स आर बियरर बॉन्ड्स, नॉट लिंक्ड विद एनी इन्वेस्टर, किसी का पान कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट नंबर नहीं लिखा है। मेरे पास बॉन्ड है, मैं जाऊंगा, मुझे पैसा देगा स्टेट ऑफ लुइजियाना। सपोज आप मेरा ये बॉन्ड चुरा लेते हैं और आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, कोई चेक करने वाला नहीं है। सो दीज आर बियरर बॉन्ड्स। कई बार जेम्स बॉन्ड की मूवी में जो विलन है वो रैंसम यानी फिरौती मांगेगा, तो वो बियरर बॉन्ड में मांगे, क्योंकि उसको पता है इसको ट्रेस नहीं कर सकते, सीधा चेक से पैसा मांगो, मेरे बैंक अकाउंट में पान कार्ड के साथ जुड़ा है, कट। यूजुअली वॉर के समय में गवर्नमेंट के पास टाइम नहीं होता, सबका पान कार्ड, आधार कार्ड चेक इशू करता है। ये बॉन्ड देखो, इसमें सिर्फ आपको पेपर दिख रहा है पर कूपन नहीं है। दिस इज अ बॉन्ड विदाउट कूपन, तो इसको हम क्या कहेंगे, जीरो कूपन बॉन्ड। मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा फाड़ के आप दे ही नहीं सकते स्टेट ऑफ लुइजियाना के ऑफिसर को कि उसके सामने आपको 7.50 सेंट्स का इंटरेस्ट पे करे। ताकि तो कोई बेवकूफी होगा जो इसको खरीदेगा, इस पे तो बॉन्ड पे कूपन ही नहीं है। जो कूपन ही नहीं है तो कौन खरीदेगा इसको। भाई आप समझो ऐसा जो माल है गवर्नमेंट इसको डिस्काउंट पे बेचेगी और फेस वैल्यू पे परचेज करेगी। तो सपोज ये $5 का बॉन्ड है, तो गवर्नमेंट इसको $4.50 में सेल करेगी आपको, और कहेगी आप आना 4 साल बाद में मैच्योरिटी पे फेस वैल्यू $5 में वापस ले लूंगा। तो फिर आप यानी इन्वेस्टर काउंट करो कितना प्रॉफिट हुआ, तो आपने जो इन्वेस्ट किया उस हिसाब से निकालो, यू विल गेट अराउंड 11%। सो दीस आर जीरो कूपन बॉन्ड्स। एक बार यूपीएससी ने अभी प्रश्न पूछा पिछले 3 सालों में, सो यस इट इज इंपॉर्टेंट। एक और इंटरेस्टिंग चीज, ये तो चीज है, इसको मैं 10 साल से ये स्लाइड ऐसे की ऐसी है, इसको मैं हर बार पढ़ता हूँ, यूपीएससी ने 10 साल में सिर्फ एक बार पूछा। तो इकोनॉमी इज नॉट लाइक लक्ष्मीकांत भाई, पण जो है वो पढ़ना पड़ेगा। हर जगह आप लक्ष्मीकांत वाले मजे ढूंढने बैठोगे तो वो तो नहीं मिलेंगे बाकी जितने सब्जेक्ट। तो ये नहीं सोचना ये तो लंबा हैंडआउट है इतना तो क्या मैं पढ़ूं, तो भाई हर साल तो नहीं आया वो तो मैं भी कबूल करता हूं, मैं 10 साल तक पढ़ा था, एक बार ही आया था, बट आया तो था, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर। इसके बाद कुछ और भी मुद्दे हैं, बट लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स एंड देन वी मूव फॉरवर्ड। 3 more minutes। थर्टी मोर सेकंड्स। ऑलराइट फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले टेल मी द वोटिंग लाइन, कैन यू सी मी, कैन यू हियर मी, देख सकते हैं सुन सकते हैं, ट्रू फॉल्स में बताइए। विशाल
शिवानी अनदर आंसर इज वी मूव फॉरवर्ड। कोई भी डाउट है तो डायरी में लिख दो, नोटपेन से प्लस खत्म मेरे पास में गूगल फॉर्म जिसका लिंक चैट बॉक्स के अंदर टॉप सेक्शन में। अब चैट बॉक्स में आके तो फिर हम लोग ऊपर लिखते हैं गूगल फॉर्म में, पर ज्यादातर केस में तुम्हारा जवाब ये होता है कि पर हम समझ वो प्रश्न फॉर एग्जांपल हमने समझा था ओपन मार्केट ऑपरेशन वो एक क्वांटिटेटिव टूल है, तो आपने उसको एक्सेप्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट पिलर 1 या 2। फिर कुछ लोग गूगल फॉर्म में नहीं वो तो मेरे हिसाब से क्वालिटेटिव टूल है, हाँ तो भाई आप जाके एनसीईआरटी को बोल दो चेंज कर देता हूं, चेंज करें, तो फिर ऐसे जवाब है तो उसके जवाब भी ऐसे ही आएंगे, तो बुरा नहीं मानना है, बिकॉज आई एम आंसरिंग यू कटली बिकॉज मैं चाहता हूं आप एग्जाम पास करो, तो फिर मैं आपकी एकेडमिक क्यूरियोसिटी को और उसको मैं बहलाता रहूं, इट इज नॉट हेल्पिंग यू, उसमें आपको मजा है पर दैट इज नॉट हेल्पिंग यू टू पास द एग्जाम। रेस के घोड़े की तरह सिंगल ट्रैक पे जो आपको दिखा रहा है आपका जॉकी, उस हिसाब से आपने दौड़ लगानी। नाउ सम टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, सपोज सिंगम ने बॉन्ड इशू किया जिसपे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वापस होना है, लेकिन वो जयकांत सिकरे को वापस नहीं करे, ये तो इरिडीमेबल बॉन्ड है, प्रिंसिपल वापस नहीं होगा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, सी बॉन्ड्स के डिपेंडिंग ऑन प्रिंसिपल इज रिटर्न और नॉट, प्रिंसिपल रिटर्न होगा जब यहाँ होगा तो उसको कहेंगे रिडीमेबल बॉन्ड, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें रिटर्न नहीं होगा उसको हम कहते हैं इरिडीमेबल बॉन्ड्स। फॉर एग्जांपल 81 बॉन्ड्स या कॉन्सोल बॉन्ड जो हम लोग आगे समझेंगे, कोई भी बॉन्ड है तो उसमें इंटरेस्ट तो पे होगा, तो इंटरेस्ट तो पे होगा, रिडीमेबल है तो भी, इरिडीमेबल है तो भी, पर जो प्रिंसिपल है रिडीमेबल बॉन्ड है तो प्रिंसिपल पे होगा, इरिडीमेबल है तो नहीं होगा। फॉर एग्जांपल 81 बॉन्ड जिसको हमने पिलर 1 B2 बासेल नॉर्म्स के अंदर देखा था, तो ये एक लाइन का मुद्दा, इसमें और दिमाग नहीं खर्च करना है। रियल लाइफ में आपको इश्यूअर कुछ साल बाद उसको वापस ले लेता है, उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है, पर वो सब में हम लोग नहीं जाएंगे। अब कुछ तो ऐसे हैं जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, हैंडआउट से देख लेना, म्युनिसिपल बॉन्ड्स, ब्रिक्स बॉन्ड, वर्ल्ड बैंक का बॉन्ड, ये तो कॉमन सेंस तो है, हैंडआउट में जान लेना। नाउ वी लुक एट सम डेट इंस्ट्रूमेंट्स लॉन्ग टर्म बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव। अगर वो ऑब्जेक्टिव में क्या है, लोन चाहिए तो पैसा है, तो बॉन्ड इशू का क्या ऑब्जेक्टिव है। कुछ स्पेशल टाइप के बॉन्ड इशू होते हैं जिसमें लोन लेना या देना उसका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता। फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, पांडा बॉन्ड, एलिफेंट बॉन्ड, सोशल इंपैक्ट बॉन्ड, ग्रीन बॉन्ड, श्योरिटी बॉन्ड, कंसोल बॉन्ड, कैटास्ट्रॉफी बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड, ये सब चीजें क्या है एक एक करके समझते हैं। डरना कुछ नहीं, इसमें कुछ दम नहीं है, पर हाँ समझना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम पास करनी। लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट को लोन चाहिए, खास जात का बॉन्ड इशू करेंगे, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड क्यों इशू करेंगे वो समझना है। सपोज मेरे पास 100 रुपये हो, 1 जनवरी को ऑनियन का प्राइस चला है 20 रुपीज पर किलोग्राम, तो मैं कितना ऑनियन खरीद सकता हूँ, 100 रुपया है मेरे पास, 20 रुपये में ऑनियन मिलता है तो कितना मिलेगा, 5 किलोग्राम आई कैन बाय। सो ऑन 1 जनवरी आई कैन बाय 5 किलोग्राम्स ऑफ ऑनियन। पर मुझे सपना आ जाए कि नहीं पैसा तो सेव करना चाहिए, सो सपोज आई एम पुटिंग माय एसबीआई सेविंग्स अकाउंट, कि जहाँ एसबीआई मुझे कहता है कि 4% इंटरेस्ट हम पे करेंगे, यानी कि ऑन 31 दिसंबर आई विल गेट 100 रुपी प्रिंसिपल प्लस 4% इंटरेस्ट, यानी 104 रुपीज बैक। सो विद इन 1 ईयर मेरा पैसा इंक्रीज हो रहा है, करेक्ट, पहले 100 था, नाउ इट इज 104। बट विद इन 1 ईयर ऑनियन का जो प्राइस 20 रुपीज पर किलो था, सपोज बढ़ के हो जाए 22 रुपीज, हो सकता है प्याज महंगे हो जाते। अब आप गिनने बैठो कि 31 दिसंबर में मेरे पास है 104 रुपीज और ऑनियन का प्राइस है 22 रुपीज, तो असल में मैं कितना ऑनियन खरीद सकता हूँ, दिस डिवाइडेड बाय दिस जवाब आएगा 4.55, 4.5 किलो के आसपास ही मैं प्याज खरीद सकता हूँ। तो असल में मेरा जो स्माइली फेस होगा वो सैड स्माइली होगा, बिकॉज 1 जनवरी को आई कुड बाय 5 किलोग्राम ऑफ ऑनियन एंड आफ्टर 1 ईयर अभी मैं तो 4.5 ही खरीद सकता हूँ, आई एम एबल टू बाय लेस। इन अदर वर्ड्स मेरा जो परचेजिंग पावर था, खरीद सकती थी, वो कम हो गई, पहले 5 किलो की परचेजिंग पावर थी, अभी 4.5 किलो की। ये क्यों हुआ, क्योंकि महंगाई बढ़ गई ना भाई, और जो बैंक था मुझे उतनी ही स्पीड से इंटरेस्ट नहीं दे पाया। ये ऐसी बात है कि सपोज बैंक में फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिलता है 6%, जो कि ये जो कि बफेलो है, लेकिन इन्फ्लेशन नाम का जो लाइन है उसके पीछे लगा है और उसकी स्पीड है 7, तो आप समझो लाइन की स्पीड है 7 महंगाई की, आपका बफेलो की स्पीड है 6, तो स्पीड इसकी ज़्यादा है, वो आप खा जाएगा, तो आपका परचेजिंग पावर कम हो जाता है। इसको मैथमेटिकली ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, व्हाट इज द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट मतलब कोई भी बैंकर अपने ब्रोशर, पैम्फलेट, एडवर्टाइजमेंट में क्या बोला है, सपोज वो बोला आई विल पे यू 6% इंटरेस्ट, तो वो हो गया नॉमिनल इंटरेस्ट। इन्फ्लेशन क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन कैसे काउंट होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो क्या था हमने आगे पिलर 1 A2 मॉनेटरी पॉलिसी में देखा था। सपोज इन्फ्लेशन चला है 7%, तो डिफरेंस क्या है, नॉमिनल इंटरेस्ट 6 माइनस इन्फ्लेशन 7, तो जवाब आएगा -1, 6 माइनस 7 विल बी -1। ये जो जवाब है उसको हम कहते हैं रियल इंटरेस्ट रेट। रियल इंटरेस्ट रेट जब भी नेगेटिव आए तो समझना है कि ये लाइन आपको खा जाएगा, इन्फ्लेशन का लाइन आपके परचेजिंग पावर के बफेलो को खा जाएगा। तीन तकलीफ। अभी ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना चाहिए, आपने बफेलो की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, बफेलो की जगह कुछ और पाल लो नया। तो देखिए सेविंग अकाउंट पे आपको मिला 6% इंटरेस्ट, लेकिन जो इन्फ्लेशन नाम का लाइन है उसकी स्पीड है 7, तो आपने उससे भी तेज भागे ऐसा कोई जानवर ढूंढना होगा। नाउ सपोज यू स्टार्ट थिंकिंग अच्छा मैं तो गोल्ड खरीद लेता हूँ, यूक्रेन वॉर के बाद गोल्ड का प्राइस काफी ऊपर जा रहा है और उसमें मुझे लगता है कि 9% मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट तो नहीं मिलेगा पर प्रॉफिट मिलेगा जब मैं उसको सेल करूंगा। सो देन यू विल बी हैप्पी, क्या बराबर है, यहाँ पर मजा है, देयर आई कैन होप टू गेट सम पॉजिटिव रियल इंटरेस्ट। अब ये चीज़ अच्छी नहीं है, क्योंकि जब भी पब्लिक में गोल्ड का क्रेज बढ़ता है तो इंडिया में गोल्ड का खुद का प्रोडक्शन काफी नहीं है, हमने अफ्रीका और बाकी जगह से इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो हमारा इंपोर्ट बढ़ जाता है। इंपोर्ट बढ़ेगा तो उस हिसाब से हमने रुपया दे के डॉलर खरीदना पड़े और उससे चीज़ों को इंपोर्ट करना पड़े। तो सपोज पहले $1 को सेलिंग फॉर 75 रुपीज, वो बढ़ के हो जाए 85 रुपीज, तो जब आप ऑयल इंपोर्ट करें तभी पे करना पड़े तो ज्यादा पैसा देना पड़े, तो क्रूड ऑयल विल बिकम एक्सपेंसिव। अब कुछ लोग नहीं वो तो यूएई के साथ डील किया ना, सीधा करेंसी में ले लेगा, वो सब बराबर है, पर यहाँ पर हम एक जनरल अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं। देन व्हाट विल हैपन, क्रूड ऑयल एक्सपेंसिव होगा तो पेट्रोल डीजल और ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो और महंगाई बढ़ेगी, तो इन्फ्लेशन खुद जो 7 है उसकी जगह वो 8 हो जाएगा, तो फिर आपको लगे गोल्ड में और पैसा डालता हूँ या गोल्ड से भी ऊपर कोई चीज हो उसमें पैसा डालता हूँ। सो इट इज अ नेवर एंडिंग विशियस साइकिल। सो हाउ टू फाइट दिस ऑफ, हाउ टू स्टॉप दिस या ब्रेक दिस साइकिल। हमने देखा था इन्फ्लेशन को हम मेजर करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से, अब वो पूरी कैलकुलेशन में वापस नहीं जा रहा हूँ, पिलर 1 A2 में देख लेना। तो सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि सपोज इन्फ्लेशन इज 7% और बैंक आपको इंटरेस्ट पे करिए सेविंग अकाउंट पे 6%, तो 6 - 7 जवाब आ रहा था -1 रियल इंटरेस्ट रेट, एंड यू वर अनहैप्पी, आप दुखी थे। तो रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने कहा ठीक है मैं एक ऐसा इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड लेके आता हूँ जो भी महंगाई चल रही है, सपोज 7%, तो मैं आपको उससे 1.5% ज्यादा ब्याज दूंगा, आई विल गिव यू 8.5%, व्हिच इज 1.5% मोर देन द इन्फ्लेशन। तो अभी अगर आप इस इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड में इन्वेस्ट करो तो जवाब क्या आएगा, अच्छा 8.5 नॉमिनल इंटरेस्ट माइनस 7% इन्फ्लेशन इक्वल्स 1.5 रियल इंटरेस्ट रेट। तो आप यहाँ मौज हो गई, अब तो मेरा जो बफेलो है वो लाइन से ज्यादा स्पीड में भाग रहा है, मुझे मजा है, आई विल बी एबल टू बाय मोर क्वांटिटी ऑफ ऑनियंस आफ्टर 1 ईयर, सो आई एम हैप्पी। और ये इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड की फॉर्मूला ऐसी फ्लेक्सिबल होती है कि सपोज इन्फ्लेशन बढ़ के हो जाएगा 10%, तो ये अपने आप आपको दे देगा 11.5%, या कि हमेशा आपको प्लस 1.5 इंटरेस्ट मिले, ऐसी उसकी सेटिंग होती है। सो दैट इज इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स। 2013 में जब महंगाई बहुत ज्यादा थी, आरबीआई ने ऐसे बॉन्ड इशू किए थे। ये सारी चीज आपके हैंडआउट में सब फोटो के साथ बताइए कि पहले लाइन तेज भाग रहा था,
और उसके चलते पब्लिक गोल्ड में पैसा डाल रही थी। तो फिर आरबीआई ने इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड निकाले, उसकी फॉर्मूला ऐसी थी कि सीपीआई में जो भी इन्फ्लेशन है उससे 1.5% ज़्यादा देंगे, तो अपने आप लाइन से आप हमेशा ज़्यादा भागेंगे, यू विल गेट पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट, सो देन यू विल बी हैप्पी, और फिर आपके मुझे गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं। सो दैट इज इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स देखिए, ऐसा ही एक और कंसेप्ट है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स इसको समझते हैं। मैंने आपको बताया कि गोल्ड इन्वेस्टमेंट पब्लिक ज्यादा करे, इट इज नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि उससे अपना इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है, करेंसी एक्सचेंज स्टेबल नहीं रहता। तो आरबीआई ने सोचा पब्लिक को गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट नहीं करे, ऐसा मैं क्या करूं। तो आरबीआई ने इशू किए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, और ये सारा पैसा असल में लोन में गवर्नमेंट को ही जाएगा, बट आरबीआई इन्वेस्टर को ये माल बेच रही है। ये जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स थे उसकी फेस वैल्यू क्या थी, उस पर क्या भाव लिखा है, तो उसमें फेस वैल्यू के रूप में वो डिनोमिनेशन में लिखेंगे 10 ग्राम ऑफ गोल्ड, मतलब कागज का टुकड़ा ही है, पर लिखेंगे इसको तुम 10 ग्राम गोल्ड समझ लो। इन अदर वर्ड्स, जब आप एक इन्वेस्टर हैं, यू वांट टू बाय दिस फ्रॉम आरबीआई, तो कहेगा अच्छा 10 ग्राम गोल्ड समझ लो। तो सपोज मार्केट में गोल्ड का क्या प्राइस चला है, ये 2015 में लाया था, उस वक्त था कुछ 26,000, सो दैट मींस यू इन्वेस्टर 26,000 रुपीस एंड आरबीआई विल गिव यू दिस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जिसकी वो वैल्यू क्या बता रहा है कि 10 ग्राम गोल्ड समझ लो। देन यू कीप दिस थिंग विद योरसेल्फ, और आरबीआई कहेगा अच्छा ये जो 26,000 तुमने पे किया था, इसके ऊपर तुमको 2.75% एनुअल में ब्याज देते रहूंगा, तो तुम खुश रहो। अब आप समझिए ये तो गोल्ड नहीं है, ये तो कागज है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि आरबीआई के खजाने में गोल्ड रखा है उसने इतना? नहीं, ऐसी कोई कसम नहीं खाई है कि आई एम प्रॉमिसिंग यू टू गिव गोल्ड। फिजिकल डिलीवरी ऑफ गोल्ड की कोई यहाँ पर प्रॉमिस नहीं है, ये तो सिर्फ लिंक किया गया है कि व्हाटएवर इज द प्राइस ऑफ गोल्ड उसके साथ इस पेपर का प्राइस लिंक है। अभी फास्ट फॉरवर्ड में आगे बढ़ते हैं कि जब उसने बोला कि ठीक है इसको मैच्योरिटी है 8 ईयर्स की, तो 8 साल आपको 26,000 पे 2.75% इंटरेस्ट मिल रहा है ऑन द 8 ईयर्स। गवर्नर चेंज हो जाए, शक्तिकांत दास है, पर आप उसके पास जाओगे, आपने ये बॉन्ड रिटर्न कर देना है कि मेरा प्रिंसिपल वापस करो, प्रिंसिपल वापस करो। इंटरेस्ट तो मैंने कमा लिया, अभी प्रिंसिपल दो। हाँ, तो प्रिंसिपल क्या है, 10 ग्राम ऑफ गोल्ड। तो आरबीआई आपको 10 ग्राम ऑफ गोल्ड का लेटेस्ट प्राइस क्या चल रहा है, सपोज 60,000 रुपये, तो वो आपको 60,000 रुपये दे देगा, ये जो भी उस जमाने में चल रहा हो आफ्टर 8 ईयर्स। तो बेसिकली यू विल मेक प्रॉफिट, क्योंकि आपने खरीदा था 26 में, बेचोगे आप सपोज 43 में, तो जो भी डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट हो। तो अब देखिए 2015 में गोल्ड 10 ग्राम ऑफ गोल्ड का प्राइस था 26,000, 2021 में बढ़ गया 44,000, तो आपको उस हिसाब से आरबीआई जब प्रिंसिपल रिटर्न करेगी तो ज्यादा प्रिंसिपल रिटर्न करेगी। अब कुछ लोग झंडा उठाएंगे कि इसमें तो हार्डली 2.75% इंटरेस्ट है, जबकि बैंकों में भी 3-4% तो मिल ही जाता है, सो व्हाई नॉट सेव मनी इन बैंक अकाउंट रादर देन इन दिस थिंग। तो बात ये है ना भाई कि बैंक में आपको प्रिंसिपल जितना है वो वापस मिलेगा उतना, या तो प्रिंसिपल कैन इंक्रीज आल्सो इफ द प्राइस ऑफ गोल्ड इंक्रीजेस। दूसरा प्रश्न कि अगर गोल्ड का प्राइस डिक्रीज हो गया तो क्या होगा, तो जब आपको कम पैसा मिलेगा, सोने का भाव बढ़ गया तो ज्यादा पैसा मिलेगा, तो मूलधन जितना पैसा है उससे कम मिलेगा, ऐसा कुछ रिस्क भी रहता है। पर वो सारे टर्म्स एंड कंडीशन बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप जानते हैं गोल्ड ऐसी चीज है कि कोई इतना तो 8 साल बाद आप समझो अभी से तो ज्यादा सस्ता नहीं होगा, बिकॉज गोल्ड इज अ फाइनाइट कमोडिटी। तो 8 साल में हो सकता है भाव बढ़े नहीं, ऐसा नहीं कि और लॉस में चला जाए। फिर आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने देखा कि कंपनी को कैपिटल चाहिए, उधारी में चाहिए, तो बॉन्ड इशू करेगा, बैंकों से लोन लेगा। इसमें इन्वेस्टर की क्या मजा है, इन्वेस्टर को रिस्क कम है और अश्योर्ड रिटर्न है कि ठीक है हमको 7% 8% मिलेगा। ऑन द अदर हैंड कंपनी को लोन चाहिए तो वो मार्केट में शेयर इशू करे, पार्टनरशिप करे, इक्विटी, ये सब को भी हमने देखा। यहाँ पर सपोज कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो हमें मतलब इन्वेस्टर को कोई भी डिविडेंड नहीं मिलेगा, पर अगर प्रॉफिट हुआ तो अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है। फॉर एग्जांपल इधर तो पता है कि 7% ही मिलेगा, इधर तो 50 रुपये भी हो सकता है, 100 रुपये भी हो सकता है, यू कैन मेक मोर मनी इफ कंपनी इज डूइंग वेल। अब तकलीफ ये है इस तरफ भी और इस तरफ भी, तो मिडल में कुछ है कि नहीं, बीच में दोनों साइड के मजे लेने हो ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं, तो जब उसको हम कहेंगे हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट, या जिसे कहें मेजानाइन फाइनेंसिंग, जो भी इसका प्रोनाउंसिंग हो हमारे लिए काम का नहीं, मेजानाइन या मेजानिन फाइनेंसिंग वो बड़ी इतना काम का नहीं, हाइब्रिड समझ लिया तो भी काम। हाइब्रिड क्या होता है कि जिसमें एक से ज्यादा, सपोज देयर इज राइस वैरायटी, कि एक राइस ऐसा है जिसकी फ्रेग्रेंस खुशबू अच्छी है, दूसरा राइस ऐसा है कि जिसका वो दाने की लेंथ अच्छी है, और उस दोनों को कंबाइन करके नया बनाओ कि जिसका फ्रेग्रेंस भी अच्छा हो, लेंथ भी अच्छा हो, तो उसे क्या कहें, हाइब्रिड। दोनों के मजे दे रहा है आपको, तो इधर हमको भी दोनों साइड के मजे देगी रिटर्न, तो ठीक है अपन सीधा हमको इक्विटी टाइप के मजे मिले और हमें रिस्क भी कम रहे, तो इज देयर समथिंग लाइक दैट, द आंसर इज यस, हाइब्रिड फाइनेंसिंग। फॉर एग्जांपल ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर यानी ओएफसीडी, खासकर जो स्टार्टअप कंपनियां होती हैं उनको बड़े खिलाड़ी इस टाइप का इन्वेस्टमेंट में पैसा दे। वो शर्त कैसी होती है कि अच्छा तुम्हारी स्टार्टअप कंपनी को हम अभी डेट बॉन्ड या डिवेंचर के लोन के रूप में पैसा दे रहे हैं, जिसपे आपने मतलब स्टार्टअप कंपनी ने हमको मतलब इन्वेस्टर को 7% इंटरेस्ट देना होगा। तो यहाँ पर आप समझो जो भी इन्वेस्टर है शार्क टैंक वाले वो तो सेफ हो गए, क्योंकि इंटरेस्ट फिक्स है। फ्यूचर में अगर उनको लगे ये कंपनी में बहुत अच्छा दम है, फ्यूचर में इसका आईपीओ आएगा, इसके शेयर बिकेंगे, बहुत पैसा है, तो ऑप्शनली यही इन्वेस्टर चाहे तो दे कैन गेट दिस बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू शेयर। ये ऐसे बॉन्ड है कि निवेशक चाहे तो बाद में शेयर में भी तब्दील करा सकता है। तो अभी इन्वेस्टर को क्या मिला बॉन्ड, फ्यूचर में वो कहे कि नहीं मुझे इसका शेयर कन्वर्ट करके दो, इन्वेस्टर बॉन्ड का शेयर में क्यों कन्वर्ट करेगा। अगर इन्वेस्टर को लगता है कि बहुत कंपनी में प्रॉफिट होने वाला है, अच्छा डिविडेंड है, और या तो फिक्स मुझे 7% मिला है जबकि डिविडेंड के हिसाब से 12% मिलता है शेयर होल्डर्स को, तो वो अपना ये इंस्ट्रूमेंट चेंज करा सकता है। ये टोटली डिपेंड करता है, इन्वेस्टर की मर्जी है, यानी ऑप्शनली डिपेंडिंग ऑन हिज चॉइस, फुल्ली कन्वर्टेबल, कन्वर्ट फ्रॉम शेयर टू बॉन्ड डिवेंचर। ओएफसीडी एज एन इंस्ट्रूमेंट चर्चा में इसलिए रहता है कि सहारा नाम की एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन थी, उसके मालिक सुब्रतो रॉय ने विदाउट परमिशन फ्रॉम सेबी उसने ये इशू किया था और फिर बड़ा कांड हुआ था। वो कांड ऐसा हुआ कि सहारा कंपनी की अलग अलग उसने कोऑपरेटिव सोसाइटी, सब चीट फंड करेंगे, माइक्रो फाइनेंस, ऐसा सब खेल कर रहा था, जो उसने अलग कायदे से जो भी परमिशन लेनी चाहिए सेबी और आरबीआई बाकी जो रेगुलेटर्स की, उसके बाहर ग्रे एरिया में उसके कुछ काम थे। तो बोले इन्वेस्टर से उसने बहुत सारा पैसा इशू मोबिलाइज किया, और सामने बोले इन्वेस्टर को उसने क्या दिया, ओएफसीडी, ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर। सेबी ने अपोज किया कि भाई यू मतलब सहारा कोऑपरेटिव, आपने तो हमसे परमिशन लिया नहीं, तो ये सब पैसा तुमने गलत मोबिलाइज किया, ये हमको दे दो, हम डिपॉजिटर को रिफंड करेंगे। तो ऐसा 23,000 करोड़ का कुछ सहारा से अभी रिफंड अकाउंट बनाया गया, उसमें ये सारा पैसा डाला गया। बाद में ये पैसा टाइम पे इन्वेस्टर ने कुछ ऑर्डर किया कि सेबी ये जो आपके पास 23,000 करोड़, इसमें से अभी 5,000 करोड़ मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन या कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री को दे दो, जिसके पास है अमित शाह, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के नीचे भी एक सेंट्रल रजिस्ट्रार है जो ये सब काम देखता है, उसको कहा तुम एक पोर्टल बनाओ। वो पोर्टल से ये सब बोले इन्वेस्टर को 10,000 रुपीज दिया जा रहा है। ये लेटेस्ट न्यूज़ है, पोर्टल का नाम हैंडआउट में दिया था, इसको देखना।
सो फॉर दैट पर्पस ओएफसीडी रिमेन्स इन यूज। और ये रिफंड 10,000 का किसके द्वारा जा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के नीचे सेंट्रल रजिस्ट्रार है, ही हैज मेड अप अ पोर्टल। हाँ, तो ओएफसीडी क्या था? ओएफसीडी एक हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट था कि जो पहले बॉन्ड होता है, बाद में इन्वेस्टर की मर्जी है वो उसको इक्विटी या शेयर में कन्वर्ट कर सकता है। ऐसे और भी हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट समझते हैं। एक है फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड यानी एफसीसीबी। अब आप तुक्का लगाओ कि यूएसए का एक इन्वेस्टर है, फॉरेन करेंसी मतलब डॉलर में वो टाटा को पैसा देगा और टाटा उसको ऐसा एफसीसीबी बॉन्ड इशू करेगा। अब ये एग्जांपल रियल है कि टाटा मोटर्स ने एक बार ऐसे बॉन्ड इशू किया जिसकी फेस वैल्यू थी $1,000 फॉर वन बॉन्ड। इसका मतलब क्या, ये जो पार्टी इन्वेस्टर है वो टाटा को $1,000 दे रहे हैं। इसका टेन्योर था 5 ईयर, मतलब 5 साल तक इंटरेस्ट और फिर प्रिंसिपल रिटर्न हो जाए। इंटरेस्ट कितना था? 5% ऑन फेस वैल्यू इन डॉलर्स। तो फेस वैल्यू अगर 1000 है, बराबर उसका 5% निकालो तो कितना? $50। रतन टाटा उसको हर साल $50 इंटरेस्ट पे करेंगे। अब ये तो बॉन्ड ही वन, इसमें क्या अलग चीज़ है? अलग चीज़ ये है कि इसमें कन्वर्जन का ऑप्शन था कि अगर इन्वेस्टर चाहे, इफ इन्वेस्टर वांटेड, तो वो टाटा को ऐसा एक बॉन्ड दे देगा जिसकी वैल्यू क्या है? $1000, और टाटा उसको एक्सचेंज करके बदले में 2 टाटा मोटर्स के शेयर देंगे। और ये शेयर ऐसे हैं कि जिसकी फेस वैल्यू 500 रुपए की है, ऐसे 2 शेयर देंगे। अब आप कहेंगे ये क्या मजाक चल रहा है? $1000 के सामने 500 500 1000 रुपए का मिले तो गलत है ना, क्योंकि डॉलर का भाव आप जानते हैं जो होना चाहिए 80 रुपए होना चाहिए। पर आप समझो कि जो शेयर है उसकी लॉन्ग टर्म भी तो अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। लेट मी गो बैक। आप समझिए कोई शेयर है 500 रुपए का, तो वो तो शाश्वत है ना, वो तो परपेचुइटी के लिए है और हर साल आपको डिविडेंड मिल सकता है। टाटा अच्छा करे तो 50 रुपए, 73, 60, 40, ये सबका ऐड करके कितना मिलता है? तो कंपेयर टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो कितना $5 आना था, ये तो बहुत बड़ा जत्था हो जाएगा अगर आप 10 साल संभाल के रखो। तो इसलिए यहाँ पर समझिए कि करेंसी एक्सचेंज वाला वो ये नहीं करेगा। टाटा ये कहेगा कि $1000 है तो सामने मैं तो 500 के 2 दूंगा, रुपये में लेना है तो लो, जबरदस्ती तो है नहीं, आपकी मर्जी है। तो ऐसा ये बॉन्ड था। तो हमने क्या समझा? फॉरेन करेंसी में है यस, कन्वर्टिबल है यस, और इसके कुछ रूल्स रेगुलेशन है। सो दैट इज फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड। एक जाता हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट है। तीसरा हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट जो कभी कभी न्यूज में आता है, कोको बॉन्ड्स, कंटिंजेंट कन्वर्टिबल बॉन्ड। कन्वर्टिबल शब्द आप समझते हैं कि नॉर्मली वो एक बॉन्ड है जिसमें 8% इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मिलेगा, और कन्वर्टिबल का शब्द भी आप समझते हैं कि कन्वर्ट हो जाएगा, अगर आपकी इच्छा है तो शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। और कंटिंजेंट का मतलब क्या? कंटिंजेंट मतलब इमरजेंसी। तो इस बॉन्ड में, कोको बॉन्ड में कुछ टर्म्स कंडीशन होगी कि सिचुएशन भी है कि ये वाला बैड चीज हो गया, कंपनी के बैलेंस शीट में इतना लॉस हो गया, तो इसकी जगह ये होगा। हाँ, तो नॉर्मली सपोज बॉन्ड है, कंटिंजेंट सिचुएशन में इट विल कन्वर्ट इनटू शेयर्स, ऐसा भी हो सकता है। थर्डली, ऐसा कोई कंटिंजेंट या इमरजेंसी आ जाए, सिचुएशन सी हैपेंस कि बहुत ज्यादा कंपनी को लॉस हो जाए, तो वो लोग इस बॉन्ड को राइट ऑफ भी कर सकते हैं। राइट ऑफ करने का मतलब क्या? कंपनी मालिक आपको लात मार के निकाल दे कि प्रिंसिपल भी भूल जाओ, इंटरेस्ट भी भूल जाओ और शेयर भी तुमको नहीं दूं, पुट इधर से। दैट इज कॉल्ड राइट ऑफ। तो ये क्या है? कंटिंजेंट कन्वर्टिबल बॉन्ड, कोको बॉन्ड। इसके क्या फीचर है? नॉर्मली बॉन्ड है, कुछ खास सिचुएशन में ये शेयर बन जाएगा, और कुछ खास सिचुएशन में राइट ऑफ भी डिलीट हो जाए, आपको लात मार के निकाल दिया। अब कुछ लोग कहेंगे अच्छा तो ये तो 81 बॉन्ड जैसा भी कुछ दिख रहा है, तो हाउ इज इट सिमिलर या डिफरेंट? तो मेरा जवाब है अपने एक एक फोटो फ्रेम देखो, कोई आपको एमसीक्यू में कंपेयर कॉन्ट्रास्ट पूछने वाला है नहीं। मींस में वो लोग ऐसे एक एक इंस्ट्रूमेंट पूछते नहीं, तो एमसीक्यू के लिए जाने लायक इतना एक एक फ्रेम में एक एक चीज याद रखनी है। डू नॉट मिक्स अप द थिंग, खिचड़ा मत बनाओ। तो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड देखे, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड देखे, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट देखे। अब कुछ और आसान आसान चीजें देखते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं फिर देख लेते हैं। पांडा बॉन्ड्स। सपोज एक नॉन चाइनीज एंटिटी, फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी कंपनी, चाइना में बॉन्ड इशू करे, वेयर दे आर इशूइंग बॉन्ड चाइना में, तो चाइनीज पब्लिक उसको लोन में पैसा देगी, कौन सी करेंसी में? युआन करेंसी में, और शर्त करेगी तुमने जो हमको रिटर्न करना है वो भी पैसा युआन करेंसी में रिटर्न करना है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे पांडा बॉन्ड। जब नॉन चाइनीज एंटिटी चाइना से पैसा उठाए युआन करेंसी में। अब उसी पैटर्न पे सोचो, कांगारू बॉन्ड क्या होंगे? नॉन ऑस्ट्रेलियन ऑर्गेनाइजेशन ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंसी में पैसा उठाए। महाराजा बॉन्ड क्या होंगे? नॉन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के मार्केट से इंडियन रुपी करेंसी में पैसा उठाए। तो ये तो सब जैसे जानवरों के हिसाब से या जो अलग अलग टर्म्स के हिसाब से बनाते हैं। फिर एक चीज चर्चा में रहती है, मसाला बॉन्ड। इसे समझते हैं हम लोग। पिलर 3 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे, वर्ल्ड बैंक नाम की संस्था है, जो असल में एक नहीं, उसमें 5 चीजें। तो उसके 5 ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी आईएफसी। आईएफसी का काम यह है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, डेवलपिंग कंट्रीज में, भारत चीन जैसे देशों में, पब्लिक सेक्टर मतलब सरकारी कंपनी जैसे ओएनजीसी, और प्राइवेट सेक्टर निजी कंपनी जैसे अदानी, उन सबकी हेल्प करना उसका ऑब्जेक्टिव है। अब उसके वास्ते आईएफसी को भी तो पैसा चाहिए, तो वो क्या करेगा? मार्केट में बॉन्ड इशू करेगा। अगर उसको इंडिया के लिए पैसा चाहिए तो वो इंडिया में बॉन्ड नहीं इशू करेगा, वो जाके इंडिया के बाहर यानी ऑफशोर, सपोज यूएसए में इशू करेगा अपने बॉन्ड्स। ऐसे बॉन्ड को गया ये मसाला बॉन्ड, क्योंकि इंडिया इज फेमस फॉर इट्स स्पाइसेस, सो आई एम इशूइंग मसाला बॉन्ड्स। हाँ, तो उसमें अब मर्जी है, टॉम क्रूज या जिसका दिल आ जाए, तो वो लोग, उनके पास डॉलर करेंसी है, वो उसे अपने जोखिम पे रूपी करेंसी में कन्वर्ट करेंगे कहीं जाके, और रूपी करेंसी देके आईएफसी से मसाला बॉन्ड्स खरीदेंगे। तब समझो इसको हम क्या कहेंगे? ऑफशोर है, यस, इंडिया से बाहर है और रूपी करेंसी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। फिर क्या होगा? ये जो बॉन्ड से पैसा है वो आईएफसी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की पब्लिक सेक्टर कंपनी जैसे ओएनजीसी सरकारी कंपनी, या प्राइवेट सेक्टर कंपनी जैसे अदानी अंबानी, उनको रूपी करेंसी में लोन देगा। तो फिर ओएनजीसी और मुकेश अंबानी ने जो रिटर्न करना है प्रिंसिपल इंटरेस्ट, वो भी रूपी करेंसी में करना है। इससे क्या फायदे हुए इंडियन कंपनी को? पहला, रूपी करेंसी में पैसा रिपे करना है, तो मतलब अगर 125 चल रहा था प्राइस, अभी 85 चल रहा हो, तो मुकेश अंबानी को कोई टेंशन नहीं है, नीड नॉट वरी अबाउट करेंसी एक्सचेंज की, भाव अलग हो गया, आई विल हैव टू रिपे मोर क्वांटिटी ऑफ मनी, नो प्रॉब्लम, नॉट रिक्वायर्ड। दूसरा, अगर मुकेश अंबानी सीधा जाके अमेरिका में बॉन्ड इशू करते, तो जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होगी, ये तो तुम्हारी कंपनी ठीक है, इसको तो बी रेटिंग देते हैं। मैंने आपको आगे भी बताया कि कैसे इकोनॉमिक सर्वे इल्जाम लगाता है कि जो फॉरेन रेटिंग एजेंसी दे आर बायस्ड, तो वो अपने को अच्छा रेटिंग देंगे नहीं। बट यहाँ पर आईएफसी सीधा बॉन्ड इशू करेगा, आईएफसी का तो रेटिंग हमेशा होगा ट्रिपल ए, क्योंकि तो वर्ल्ड बैंक की ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पर मतलब रिस्क कम है, रिस्क कम है तो वो इंटरेस्ट भी कम ही ऑफर करेगा। तो अगर मुकेश अंबानी खुद से इशू करते हैं, उसको मिलता सपोज भी ए रेटिंग, एंड देन ही विल हैव टू ऑफर 7% इंटरेस्ट, जबकि आईएफसी खुद करेगा, उसको ट्रिपल ए रेटिंग है, रिस्क कम है, तो मैं तो 6% ही दूंगा, और फिर भी इन्वेस्टर खरीद लेंगे, अगर वो इन्वेस्टर को सिर्फ इन्वेस्टमेंट वाला गेम पसंद है। एज अ रिजल्ट फिर आईएफसी उसको यही चीज 6% या जो भी 6.2% पे दे देगा। सो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग विल बी लेस, तो बिकॉज़ आईएफसी बैकिंग है, ट्रिपल ए रेटिंग है, सो मुकेश अंबानी या ओएनजीसी दे डू नॉट हैव टू पे हाई इंटरेस्ट, सस्ते ब्याज पे उनको लोन मिल रहा है। अब ये जो वर्ड है मसाला बॉन्ड, तो ऐसा कोई कॉपीराइट या पेटेंट नहीं है कि सिर्फ आईएफसी कर सकता है, सिर्फ अमेरिका में कर सकता है। ये कि लंदन में भी हो सकता है, क्योंकि आप समझो मसाला बॉन्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है? भारत के बाहर करना है,
और रुपया मुद्रा में करना है। मसाला बॉन्ड बेसिकली मींस इशू द थिंग आउटसाइड इंडिया एंड इशू इट इन रूपी करेंसी। तब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसने भी ऐसा किया, तो हाईवे के लिए मसाला बॉन्ड। एक आईआरईडी नाम की ऑर्गेनाइजेशन रिन्यूएबल एनर्जी का काम करती है, तो क्या ग्रीन मसाला बॉन्ड। केरला स्टेट गवर्नमेंट की भी एक कंपनी उसने भी इशू किया, तो मसाला बॉन्ड ऐसे इशू हो सकते हैं। शर्त क्या, इंडिया के बाहर इशू करो, रूपी करेंसी में इशू करो और पैसा भारत की कंपनी को या भारत की ऑर्गेनाइजेशन को लोन में दो। समझ में आ गया तो बेस्ट है, नहीं समझ में आता रट्टा मारो जिंदाबाद। वो सब टेबल हैंड आउट में दिए हैं, उसको देख लें। इसके बाद के कुछ और भी छोटे मोटे बॉन्ड्स हैं, उनको समझते हैं, बट लेट अस डू इट विद द प्रेस ब्रेक फॉर 5 मिनट्स देन वी मूव फॉरवर्ड। Three more minutes. Thirty more seconds. राइट फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले वोटिंग लाइन में देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टू में बताइए। निकिता, आतिश, शिवांगी, तेजस्वी, विराट, गौरव, साक्षी, सुमन, नंदिनी, हर्ष, सुब्रमण्यम, नंदन, तेजस्वी, मूव फॉरवर्ड। सो वी आर लर्निंग अबाउट डेट इंस्ट्रूमेंट्स, लॉन्ग टर्म, एक साल से ज्यादा, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, महंगाई से इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, पब्लिक का गोल्ड का क्रेज खत्म करने के लिए। पांडा बॉन्ड्स, चाइना में इशू करो। नेक्स्ट मुद्दा एलिफेंट बॉन्ड क्या है। एलिफेंट बॉन्ड ऐसा है कि कॉमर्स मिनिस्ट्री एक सुरजीत भल्ला कमेटी बनाई, हाउ टू इंप्रूव इंडियाज एक्सपोर्ट। तो उसने कहा मार्केट में एलिफेंट बॉन्ड इशू करें और उसमें से जो पैसा है तो हम लोग ये जो भी हाईवे, शिपिंग, पोर्ट, एयरपोर्ट ये सब बनाते हैं। और इसकी खास बात ये होगी कि एलिफेंट बॉन्ड ऐसी चीज है कि जहां पर टैक्स इवेडर, जिसके पास काला धन है, द मैन हु इज नॉट पेइंग मनी, हु इज हैविंग नॉट पेइंग टैक्सेस, सो ही इज हैविंग सम ब्लैक मनी, उसने इसमें पैसा इन्वेस्ट करना होगा। तो पर वो क्यों पैसा इन्वेस्ट, तो बदमाश आदमी है। तो इसमें रूल्स होते हैं कि सपोज इफ यू हैव ब्लैक मनी, आप पकड़े गए तो 200% पेनल्टी और 4 साल की जेल होगी, और आपको डर लगता है कि मुझे तो सरेंडर हो जाना है, मुझे कम सजा दो, तो ऐसे केस में उसको ऐसा अपॉर्चुनिटी दिया जाए कि ओके देन यू इन्वेस्ट मनी इन एलिफेंट बॉन्ड्स, तो हम आपको माफ कर देंगे। सो पीपल डिक्लेयरिंग ब्लैक मनी विल बी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट मनी इनटू दिस, और ये जो एलिफेंट बॉन्ड होगा उसमें से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए। ये भी बना नहीं है, प्रैक्टिकल डिटेल्स आर येट टू बी वर्कड आउट, ये तो प्रपोजल है, सजेशन है। सो दैट इज एलिफेंट बॉन्ड ऑब्जेक्टिव क्या है, ब्लैक मनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए यूज करना है। ऑलराइट, सो वी आर डन विद एलिफेंट बॉन्ड। फिर है कंसोल बॉन्ड, श्योरिटी बॉन्ड, सोशल इंपैक्ट बॉन्ड, ग्रीन बॉन्ड, कैटास्ट्रॉफी बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है। कंसोल बॉन्ड एक जात का इररिडीमेबल बॉन्ड है, मतलब कि उसमें इंटरेस्ट वापस होगा, यस, प्रिंसिपल वापस होगा, प्रिंसिपल वापस नहीं होगा। इंटरेस्ट विल बी रिटर्न बट प्रिंसिपल विल नॉट बी रिटर्न। ओके, ऐसा कौन खरीदेगा। वो लॉन्ग टर्म वाले बॉन्ड होते हैं, आप समझो अगर आपको 1% इंटरेस्ट मिल रहा है तो 101 साल बाद आफ्टर 101 ईयर्स यू विल मेक सम प्रॉफिट, अगर 1% ही आपको इंटरेस्ट मिला तो भी। तो इंस्टीट्यूशन जो होते हैं एलआईसी वगैरह, दे विल परचेज इट, और इसकी मदद से गवर्नमेंट ने कोरोना से लड़ने के लिए पैसा जुटाना चाहिए, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स ने सजेस्ट किया था दैट इंडियन गवर्नमेंट शुड इशू कंसोल बॉन्ड्स, बिकॉज़ पहले भी ब्रिटेन और यूरोप में और अमेरिका में ऐसा कुछ हुआ था। सो दे हैड सजेस्टेड, हाउएवर ये असल जिंदगी में नहीं हुआ, रियल लाइफ में इंडिया में नहीं हुआ, ब्रिटेन वगैरह में हुआ था, इसलिए एक लाइन में याद रखना है, इररिडीमेबल बॉन्ड, कंसोल बॉन्ड्स। देन श्योरिटी बॉन्ड, श्योरिटी बॉन्ड हाईवे बनाने के लिए। समझो गवर्नमेंट किसी कॉन्ट्रैक्टर को काम सौंपती है कि तुमने हाईवे बनाना है, लेकिन फिर गवर्नमेंट इंसिस्ट करेगी कि तुम हमें बैंक गारंटी दो। बैंक गारंटी ऐसा होता है कि सपोज बैंक गारंटी 50 करोड़, उसमें ऐसा लिखा होगा कि अगर ये ठेकेदार वक्त पे काम खत्म नहीं करेगा, अच्छी क्वालिटी का रोड नहीं बनाएगा, तो हम मतलब बैंकर गवर्नमेंट को कॉम्पेंसेशन यानी मुआवजा देंगे। इफ द कॉन्ट्रैक्टर इज नॉट फिनिशिंग द हाईवे इन रिक्वायर्ड टाइम एंड रिक्वायर्ड क्वालिटी, वी द बैंकर विल पे मनी कॉम्पेंसेशन टू गवर्नमेंट।
आपको पता बैंकर को ऐसा बेवकूफ, ये तो बेवकूफी वाला धंधा क्यों करना है, बड़ा भाई क्यों बनना है? तो भाई समझो बैंक गारंटी मुफ्त में नहीं मिलती, जो कॉन्ट्रैक्टर है ही विल हैव टू पे फीस टू द बैंकर एंड देन बैंकर विल गिव सच बैंक गारंटी टू द गवर्नमेंट। अब ये जो बैंक गारंटी सिस्टम है, तो ड्यूरिंग कोरोना बैंकों को तकलीफ आ गई कि एक तो ये हाईवे कॉन्ट्रैक्टर अपना टाइम पूरा नहीं करेंगे, टाइम पे रोड पूरा नहीं करेंगे और गवर्नमेंट हमसे सारा पैसा ले लेगी। तो बिजनेस रिस्क में ज्यादा है, कैश फ्लो मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, कोरोना में और भी तकलीफ है। तो बैंकर्स ने खुद रिक्वेस्ट की कि डियर गवर्नमेंट, आप आपसे बैंक गारंटी मत मांगो, आप हाईवे कॉन्ट्रैक्टर को कहो जाके इंश्योरेंस कंपनी से कुछ लेके आओ और आपको दे दे। सो देन न्यू सिस्टम इज बीइंग प्रपोज्ड। वो ऐसा है कि कॉन्ट्रैक्टर जाएगा, हाईवे कॉन्ट्रैक्टर विल गो टू सम इंश्योरेंस कंपनी जैसे रिलायंस इंश्योरेंस, एंड देन हाईवे कॉन्ट्रैक्टर विल पे द फीस। और फिर ये रिलायंस इंश्योरेंस कंपनी गवर्नमेंट को श्योरिटी बॉन्ड देगी। श्योरिटी बॉन्ड के अंदर क्या लिखा होगा? सेम थिंग, इफ दिस कॉन्ट्रैक्टर नॉट फिनिशिंग द हाईवे इन रिक्वायर्ड टाइम एंड रिक्वायर्ड क्वालिटी, देन वी मतलब इंश्योरेंस कंपनी विल पे द गवर्नमेंट कॉम्पेंसेशन। अब ये जो पूरी सिस्टम है उसमें क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी आ गया, तो आईआरडीआई नाम की ऑर्गेनाइजेशन जो इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करती है, दे आर मेकिंग सम रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑन दिस। सो दिस इज श्योरिटी बॉन्ड। श्योरिटी बॉन्ड में क्या है? हाईवे प्रोजेक्ट के लिए पहले गवर्नमेंट बैंक गारंटी मांगती थी, बैंक वाले बोलते हैं तकलीफ है, तो गवर्नमेंट ठीक है श्योरिटी बॉन्ड लेके आओ। तो नाउ हाईवे कॉन्ट्रैक्टर्स विल हैव टू ब्रिंग दिस थिंग टू गवर्नमेंट। कंसोल बॉन्ड देखा, श्योरिटी बॉन्ड। नेक्स्ट इज सोशल इंपैक्ट बॉन्ड। बिल गेट्स, अजीम प्रेमजी, ये क्या है? हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, मालदार पार्टी। ये लोग इंपैक्ट इन्वेस्टर भी हैं। इंपैक्ट इन्वेस्टर मतलब जो ये ना सोचे कि मुझे प्रॉफिट बहुत चाहिए, वो ये सोचे कि मैं जो पैसा इन्वेस्ट करूं उसमें से कुछ सोशल वेलफेयर, समाज सेवा का काम होना चाहिए। तो मतलब वो ऐसा नहीं कि हमको तो 18% इंटरेस्ट चाहिए, वो 3% इंटरेस्ट पे भी इन्वेस्ट कर लेंगे अगर उनको लगे इससे कोई सोशल सर्विस हो रही है। तो ये सिडबी, वो क्या है, वो एक आईफाई है जो हमने पिलर 1B1 में पढ़ा था। उसने वर्ल्ड बैंक, यूएन विमेन ऑर्गेनाइजेशन सबके साथ मिलकर बोला नए जाके बॉन्ड इशू करते हैं, विमेन्स लाइवलीहुड बॉन्ड्स। तो नाम ही से सीधे विमेन बिजनेसमैन को ऐसा मोबिलाइज करके, जो कि 3% इंटरेस्ट के साथ इशू किए गए। आपके इतना तो इससे तो बैंक सेविंग अकाउंट में ज्यादा मिलता है, करेक्ट? पर बिल गेट्स एंड अजीम प्रेमजी नथिंग, लेकिन बैंक में ज्यादा ब्याज, दे वांट टू डू सम सोशल सर्विस, तो वो खरीद लेंगे, दे आर इंपैक्ट इन्वेस्टर्स बस। और फिर इनमें से जो पैसा आएगा वो सिडबी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स को देगी, जो जाके ये जो भी विमेन बिजनेसमैन है उनको छोटे छोटे लोन देंगे। तो ये क्या पॉजिटिव इंपैक्ट हो रहा है, इसको कहेंगे सोशल इंपैक्ट बॉन्ड। सोशल इंपैक्ट बॉन्ड। ऐसा ही एनएसडीसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, और कुछ दूसरे ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ने भी स्किल इंपैक्ट बॉन्ड इशू करे, तो उसमें भी ऐसे सब इंपैक्ट इन्वेस्टर पैसा डालेंगे और वहां से यूथ स्किल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स में पैसा इन्वेस्ट होगा। एक ऑर्गेनाइजेशन है क्राई, चाइल्ड राइट्स एंड यू, वो सब क्या करेंगे, अनाथ बच्चों से, झुग्गी झोपड़ी के बच्चों से दिवाली के ग्रीटिंग कार्ड बना के बेचेंगे, आप खरीदते हैं, देन दे मेक सम मनी और सोशल सर्विस करते हैं। अब जो ये चाइल्ड राइट्स एंड यू ऑर्गेनाइजेशन बॉन्ड इशू करे, बिल गेट्स, अजीम प्रेमजी उसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे और सोशल सर्विस में ये सब ऑर्फनेजेस, पुअर किड्स वेलफेयर में पैसा जाएगा। उसके बाद क्राई ऑर्गेनाइजेशन ये कहेगी ठीक है, नाउ वी विल पे रीपे 0 रुपी प्रिंसिपल, मूलधन वापस नहीं करेंगे, वी विल रीपे 0% इंटरेस्ट रेट, ब्याज भी वापस नहीं करेंगे। तो ये जो बॉन्ड बना उसको क्या कहोगे? जीरो कूपन, जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट। नाइदर द इंटरेस्ट विल बी रिटर्न नॉर द प्रिंसिपल विल बी रिटर्न, ऐसा ये इंस्ट्रूमेंट। अब स्वाभाविक कुछ लोग झंडा उठा लेंगे, भाई तो इतना सब काम हम क्यों करना है, सीधा जाके डोनेट कर दो पैसा, ये क्या क्या जात का बॉन्ड है कि जीरो प्रिंसिपल जीरो इंटरेस्ट, तो मजाक चल रहा है। तो क्या है इसका जवाब? भाई एमसीक्यू के लिए एक्सेप्ट करो, आई एग्री विद योर आउटरीच कि ये क्या ही मजाक चल रहा है, पर प्रेस रिलीज में ना उन्होंने कभी एक्सप्लेन किया कि ये नहीं सीधा डोनेट करते तो क्या ही उठ जाता था। क्योंकि आप समझो डोनेशन दोगे तो भी उसमें टैक्स में माफी, और ये सब के अंदर भी टैक्स में कुछ माफी मिलती हो। बट नीति आयोग इकोनॉमिक सर्वे कोई इसकी अपोज नहीं कर रहा है, तो जो है वो है, एक्सेप्ट करो, एमसीक्यू टिक करके आगे बढ़ो। सुकूक बॉन्ड, उसको हम पढ़ेंगे नहीं, वो पाकिस्तान में कुछ इशू किए जाते हैं, बट आई डोंट फाइंड इट इंपॉर्टेंट। वो शरिया कंप्लाइंट इस्लामिक बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट। तो आप थोड़ा तुक्का लगाओ कि शरिया कंप्लाइंट का मतलब क्या है। हमने आगे इस्लामिक बैंकिंग समझा था कि इससे जो पैसा मोबिलाइज होगा, अल्कोहल, पोर्क, गैम्बलिंग ऐसी कंपनियों में नहीं जाएगा, ऐसी कुछ उसमें सिस्टम होगी, पर वो इतनी इंडिया के लिए काम की चीज़, विल नॉट स्पेंड टाइम। कंसोल बॉन्ड देखिए, हाईवे के श्योरिटी बॉन्ड देखिए, सोशल इंपैक्ट बॉन्ड समाज सेवा कर ली, फिर क्या ग्रीन बॉन्ड्स एंड ईएसजी बॉन्ड्स। ब्लू बॉन्ड क्या होगा? मरीन, ओशन, सस्टेनेबल फिशरी, ये सब प्रोजेक्ट के लिए इशू किया जाए उसको कहेंगे ब्लू बॉन्ड। क्या होगा? नाम से सीधा एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, रिन्यूएबल एनर्जी, उसके लिए इशू किया जाए। अब कौन सी कंपनी ने इशू किया था, कौन से देश ने इशू किया था, वो सब जनरल नॉलेज आपके हैंडआउट में खुद से पढ़ के खत्म करो, 20 मिनट का काम। अब ये सब जो चल रहा था, तो भारत सरकार ने सोचा हम भी ऐसा कुछ ग्रीन बॉन्ड इशू करेंगे। तो सरकार इशू करें मतलब सॉवरेन, ग्रीन बॉन्ड मतलब एनवायरमेंट, ये सब में यूज करेंगे। अब उसमें बात ऐसी है कि इन्वेस्टर्स सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड खरीदेंगे और 16,000 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट करेंगे। ये सारा पैसा जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या है वो हम लोग पिलर 2 बजट के साथ समझेंगे। फिर इधर से कंसोलिडेटेड फंड में से पैसा जाएगा किधर? रिन्यूएबल एनर्जी, एलईडी बल्ब, इलेक्ट्रिक व्हीकल, पोल्यूशन कंट्रोल वगैरह चीज में जाएगा। अल्कोहल में, वेपन्स में, टोबैको में, ये सब में नहीं जाएगा। अब आपके तो कॉमन सेंस है ना भाई कि ग्रीन बॉन्ड है तो दारू की कंपनी तो नहीं जाएगा। अपन गवर्नमेंट ने प्रेस रिलीज में लिखा है तो मैंने भी छापा है, क्या नहीं जाएगा। इस पूरी चीज को कौन मॉनिटर करेगा? फाइनेंस मिनिस्ट्री के नीचे कमेटी बनी जिसका बॉस है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, वो इस चीज को मॉनिटर करेगा, ये जो पैसा गया सही जगह पर यूज हो रहा है कि नहीं, अच्छी इंपैक्ट है कि नहीं वगैरह। ईएसजी बॉन्ड्स, एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस के पैरामीटर्स पे जो कंपनी अच्छा काम करे उसमें पैसा देंगे, बाकी में नहीं देंगे। अब ये काम कैसे करते हैं समझो कि मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स, ऐसी सब एनबीएफसी कंपनियां अमेरिका की, यूरोप की, वो लोग इन्वेस्टर को बॉन्ड इशू करेंगे जिसका नाम होगा ईएसजी बॉन्ड। तो इन्वेस्टर ने पैसा दिया है इसको एनबीएफसी कंपनी, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली, और ये एनबीएफसी कंपनी ने कसम खाई है कि हम ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे जो एनवायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस स्टैंडर्ड में अच्छे। तो फॉर एग्जांपल जब लोन देने की बारी आएगी, एनबीएफसी जब लोन देगा और मान लीजिए अदानी अप्लाई करे, तो हो सकता है वो मना कर देंगे। वो ऐसा बोल के नहीं, आप तो कोल एनर्जी से थर्मल पावर प्लांट चलाते हो, एनवायरमेंट के लिए खराब है। आप तो म्यांमार से रॉ मटेरियल खरीदते हो, म्यांमार में आंग सान सूची को तो जेल में फिट कर दिया है, ये तो गवर्नेंस के, आप सब डेमोक्रेसी के खिलाफ है। चलिए कि अलग-अलग चर्चा, एंड देन दे विल नॉट गिव मनी। तो इसको हम क्या कहेंगे? ईएसजी बॉन्ड। तो आप समझो ईएसजी बॉन्ड अंबानी इशू नहीं कर रहे हैं ना, ईएसजी बॉन्ड में उसको पैसा मिल रहा है। ये तो बाकी एनबीएफसी कंपनी इशू कर रहे हैं, देन दे विल से कि हम ऐसी कंपनियों में पैसा आगे जाने दे रहे हैं जो एनवायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस स्टैंडर्ड पे अच्छी। सो दैट इज ईएसजी बॉन्ड्स। उसी तरह शरिया कंप्लाइंट बॉन्ड हो सकते हैं। शरिया कंप्लाइंट का मतलब क्या? अल्कोहल, पोर्क, गैम्बलिंग वगैरह कंपनियों में नहीं जाए पैसा, ऐसी कोई चीज बनेगी। फिर कैटास्ट्रोफी बॉन्ड्स। कैटास्ट्रोफी मतलब आपदा, जैसे साइक्लोन, सुनामी कुछ आ गया, तो जैसे अमेरिका, यूरोप में कुछ इंश्योरेंस कंपनी मार्केट में ऐसे बॉन्ड इशू करती है, उस पे काफी अच्छा इंटरेस्ट देते हैं कि सपोज 18% इंटरेस्ट, पर कुछ शर्तें होती। शर्त ऐसी, सपोज देयर इज नो डिजास्टर, कोई प्राकृतिक आपदा, साइक्लोन, सुनामी नहीं आए, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी उस इन्वेस्टर को इंटरेस्ट वापस करेगी, यस, प्रिंसिपल वापस करेगी, यस, दैट इज गिवन। बट इफ देयर इज सम डिजास्टर, अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाएगी, साइक्लोन, सुनामी, समथिंग, तो ये इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्टर को प्रिंसिपल वापस नहीं करेगी, सिर्फ इंटरेस्ट वापस करेगी, प्रिंसिपल विल नॉट बी रिटर्न।
आप कहिए क्या धोखेबाजी हो रही है, तो बात ऐसी वो जो इंश्योरेंस कंपनी वही लॉजिक बताएगी कि यहाँ पर हमारा गेम ये है, इफ देयर इज अ डिजास्टर, तो जो भी लोग का माल सामान बर्बाद हुआ, जान चली गई, उन सबको जो कॉम्पेंसेशन देना है उसके वास्ते हम यहाँ से पैसा यूज करें। और आपको मतलब इन्वेस्टर को लॉलीपॉप उसने क्या दिया था, क्या ये सब रिस्क है, इसमें मैं आपको 18% इंटरेस्ट इस बात का दे रहा हूँ कि देयर इज सम रिस्क इन्वॉल्व। अदरवाइज नॉर्मली बॉन्ड में इंटरेस्ट क्या चलते हैं, भारत के अंदर 6 7 to 8%, अमेरिका में तो काफी सस्ते 4% 5%, सो दे आर ऑफरिंग हाई इंटरेस्ट, पर उसमें ये गेम होता है कैटास्ट्रॉफी बॉन्ड। लास्टली इलेक्टोरल बॉन्ड जो आज का लास्ट टॉपिक है मित्रों, इलेक्टोरल बॉन्ड असल में शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन वो बाकी चीजों से अलग है, और बाकी चीजों से अलग वो ऐसी चीजों को हम एक साथ पढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन इंडेक्स, कॉन्सोलिडेटी, इसलिए मैंने इस तरफ रखा है। अदरवाइज डू नॉट मिस्टेक, इट इज नॉट लॉन्ग टर्म, इट इज शॉर्ट टर्म, छोटे समय का ही। इलेक्टोरल बॉन्ड का क्या ऑब्जेक्टिव है समझते हैं। सपोज एक बिजनेसमैन किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देना चाहता है, हाँ वो दे सकता है। वो क्यों देगा, क्योंकि उसको इनकम टैक्स में सब माफी मिलती है, और सामने जो पॉलिटिकल पार्टी भी ये पैसा रिसीव करती है उनको भी इनकम टैक्स में माफी मिलती है, दे डोंट हैव टू पे इनकम टैक्स। हाउएवर देयर आर सम रूल्स। अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उसने ऐसा बोला कि अब से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कैश डोनेशन एक्सेप्ट करती है तो सिर्फ 1% से अप टू 2000 रुपये ओनली, उससे ज्यादा अगर आप पैसा एक्सेप्ट कर आप मतलब पॉलिटिकल पार्टी, तो फिर हम मतलब फाइनेंस मिनिस्टर इनकम टैक्स मांगेंगे। इन अदर वर्ड्स 2000 रुपये से ज्यादा डोनेशन मत लेना कैश में, वरना इनकम टैक्स मांग लेंगे। अब बिजनेसमैन को पैसा डोनेट करना है तो क्या कैश तो दे नहीं सकता, सब उसको 2 लाख रुपए देने, तो चेक डिमांड आपने आप काटी वो सब कर सकता है, जो हमने पिलर 1 या 1 में समझा। एडिशनली गवर्नमेंट ने एक और इंस्ट्रूमेंट ऑफर किया कि अब से पैसा डोनेट करना है तो तुम इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के भी अपनी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी को पैसा डोनेट कर सकते हो। तो अब समझते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है। ये ज्ञात का आप समझो अमेजॉन गिफ्ट कार्ड है, अमेजॉन गिफ्ट कार्ड की मैकेनिज्म आप समझते हैं, मैं जाके 1000 रुपए का वो खरीदूं, मुझे वो गिफ्ट कार्ड मिले, किसी की शादी में उसको जाके दूं, वो जाके कैश करेगा, तो मतलब अमेजॉन कंपनी उसको उस हिसाब से पैसा वो शॉपिंग करेगा। सिमिलरली इलेक्टोरल बॉन्ड्स में सिस्टम क्या है, एक बिजनेसमैन है वो जाएगा एसबीआई के पास, ओनली एंड ओनली एसबीआई, याद रखना है। बाकी कोई भी बैंक या दुकान या पोस्ट ऑफिस से नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको एसबीआई में जाना पड़ेगा। सो यू गो टू एसबीआई एंड यू पे द मनी, जो भी मैं 1 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता हूं, सो बिजनेसमैन विल परचेज दिस इलेक्टोरल बॉन्ड, और फिर बिजनेसमैन जाएगा अपनी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के पास और कहेगा कि साहब जी ये लो 1 करोड़ रुपीस का इलेक्टोरल बॉन्ड। देन जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड ये मिला है, पॉलिटिकल पार्टी जाएगी एसबीआई में और अपना ये बॉन्ड उसको देगी, एसबीआई वाला सामने उसको पैसा देगा, और ये सारा काम बैंकिंग अकाउंट में होगा, तो कैश देगा ऐसा नहीं, वो जो भी पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी कांग्रेस, उसके बैंक अकाउंट में एसबीआई 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर देगा। सो दिस इज इलेक्टोरल बॉन्ड 2018 में कुछ चालू किया। प्रश्न, इलेक्टोरल बॉन्ड कौन खरीद सकता है। अजय देवगन खरीद सकता है, काजोल खरीद सकती है क्योंकि वो इंडियन सिटीजन है। आलिया भट्ट नहीं खरीद सकती क्योंकि वो इंडियन सिटीजन नहीं है, वो एक रेसिडेंट है। अब सिटीजनशिप और रेसिडेंस क्या है वो सब पॉलिटिक्स में समझ लेना। बेसिकली बात है आलिया भट्ट इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड जन्मी पैदा रजिस्टर हुई कंपनी इसको खरीद सकती है, फेसबुक या इलॉन मस्क इसको नहीं खरीद सकता क्योंकि वो अमेरिका की कंपनी है। प्रश्न, ये बॉन्ड कैसे खरीदेंगे। तो ये ऐसा नहीं कि देवगन जाके कैश दे दे और एसबीआई उसको बॉन्ड दे देगी, ऐसा नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल देवगन ने कहीं जाके किसी बैंक में करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट खोलना होगा, फिर उस करंट या सेविंग अकाउंट में से वो अपना पैसा कैश डिपॉजिट करेगा, और फिर अपने इस करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट से चेक में नेट से एसबीआई को पे करेगा कि नाउ पे मी, आई एम पेइंग यू 1 करोड़ रुपए एंड नाउ यू गिव मी दिस 1 करोड़ का बॉन्ड। ऐसा सब क्यों खेल किया जा रहा है, ताकि आप समझो, वरना तो ये सब मनी लॉन्ड्रिंग हो सकता है ना, ब्लैक का पैसा व्हाइट करने का खेल, कि मेरे पास कैश हो, मैं मुंह उठा के चला जाऊं एसबीआई में, ये लो 1 करोड़ कैश है, मुझे बॉन्ड दे दो, और मैं जाके कोई बदमाशी पॉलिटिकल पार्टी को दे दो, ये लो 1 करोड़, मुझे इनकम टैक्स नहीं लगेगा, आपको भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा, व्हाइट पैसा हो गया अपना, तो एंड देन वी डू सम इलीगल वर्क। ऐसा नहीं हो सकता। पहले आपने जाके बैंक अकाउंट खोलना है जिसमें पान कार्ड आधार कार्ड सब मांगेगा, फिर आप उसमें 1 करोड़ डिपॉजिट करोगे, फिर उस बैंक की चेकबुक से नेट से आप एसबीआई को 1 करोड़ दोगे एंड देन एसबीआई विल गिव यू दिस बॉन्ड। अब ये जो बॉन्ड है इसके कुछ टर्म्स कंडीशन एमसीक्यू में याद रखना है। क्या मैं 1 रुपए का डोनेशन कर सकता हूँ, नहीं, वो मुझे भगा देगा एसबीआई का पिन कि कम से कम 1000 रुपए से लेके ऊपर का पैसा डोनेट तो ही तुम इधर पे रखना। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है इसकी वैल्यू 1000 से लेके 1 करोड़ की हो सकती है, 10-10 की गुना में चलता है, मतलब 1000 10,000 1 लाख ऐसा ऐसा चलता है। आप मुझे तो 500 करोड़ डोनेट करने हैं, नो प्रॉब्लम, आप 1 करोड़ का ये कैसे 500 नंबर ऑफ बॉन्ड्स खरीद लो तो आपको मिल जाएगा। इसमें शर्त है, ये सिर्फ फिजिकल आपको कागज में मिलेगा। नॉर्मली आजकल क्या होता है कि शेयर बॉन्ड हर चीज डिजिटली मिलती है, आपके डीमेट नाम का ऑनलाइन अकाउंट होता है उसमें डिजिटली ट्रांसफर होता है, पर ये ऐसी चीज है कि आपको फिजिकल प्रिंट आउट उसकी मिलेगी, और प्रिंट आउट का वो जाके आपने अपनी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी को देना है। ठीक है, आपने जाके जो भी आपकी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी उसको दिया, फिर वो पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी, अपना एक करंट अकाउंट एसबीआई में खोलेगी और इलेक्टोरल बॉन्ड को उसमें डिपॉजिट करेगी। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसकी शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन है, मैं आपको बता रहा था, वो ऐसा है कि बिजनेसमैन ने जब भी खरीदा उसके विदिन 15 डेज फ्रॉम द सेल ऑफ दिस बॉन्ड इसकी वैलिडिटी एक्सपायर हो जाती है। तो 15 दिन के भीतर ही, जब ये सेल हुआ था उसके 15 दिन के भीतर ही जिसको भी रिसीव हुआ ये पॉलिटिकल पार्टी ने, दे मस्ट गो एंड डिपॉजिट इट बैक टू एसबीआई। इलेक्टोरल बॉन्ड एक का प्रॉमिसरी नोट है। प्रॉमिस किसने किया, एसबीआई ने। क्या प्रॉमिस किया कि जो भी इसको लेके आएगा मैं उसको 1 करोड़ दूंगा। तो ये शॉर्ट टर्म टेन्योर का प्रॉमिस की मनी है, इस पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, ना एसबीआई इसको पे करेगा ना एसबीआई इसको पे करेगा, इंटरेस्ट है ही नहीं, विदाउट इंटरेस्ट मूल धन जो है वही वापस होगा 1 करोड़। आपके पास इतना सब क्या मगजमारी है, सीधा जाके नेफ्ट में या ऐसा डोनेट कर लेते हैं, ये क्यों किया है। कारण कुछ ऐसा है, सपोज एक बिजनेसमैन चेक में या कैश में या कुछ पैसा डाल के देता कि मेरी जो भी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी है उसको मैं इतना पैसा दे रहा हूं। फिर कई बार ये होता है कि उसका खुद का अकाउंटेंट दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को इन्फॉर्मेशन लीक कर देता है, फिर वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी वाले उसको धमकाएंगे, जैसा तुम उसको 1 करोड़ दिया था उनको क्यों नहीं दे रहे। तो गोपनीयता नहीं है, देयर इज नो कॉन्फिडेंशियलिटी इफ यू डोनेट द मनी थ्रू दिस चेकबुक या नेफ्ट, क्योंकि आपके अकाउंटेंट को तो पता चल जाएगा। और कैश में तकलीफ क्या है कि 2000 से ज्यादा डोनेट कर नहीं सकते, तो इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम है, क्योंकि इसमें आपको प्रिंट आउट मिलती है और ये बॉन्ड पे आपका नाम नहीं लिखा होता कि मुनाल ने खरीदा, ऐसा कुछ इसमें नाम नहीं होता। और मैं जाके अपनी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को दे दूं तो मेरा जो अकाउंटेंट है उसे सिर्फ इतना पता चलेगा कि यस मुनाल परचेज सम बॉन्ड्स फ्रॉम एसबीआई, क्योंकि पैसा ट्रांसफर हुआ तो बैंक में कुछ प्लस माइनस आएगा मेरे अकाउंट में, बट उसको ये नहीं पता चले मैंने जाके कांग्रेस को पैसा डोनेट किया, बीजेपी को, तो फिर मुझे जाके कोई बंदूक दिखा नहीं सकता। हालांकि आप कहने को तो जेम्स बॉन्ड हो जाएगा ना कि वो जिसको नहीं मिला वो तो आके बोल देगा कि मुझे नहीं मिला तो अभी, बट गवर्नमेंट अपनी तरफ से ये आर्गुमेंट दे रही है कि इट इज गिविंग यू कॉन्फिडेंशियलिटी इन दिस मैनर। अब आप समझिए कॉन्फिडेंशियलिटी के सामने एंटी आर्गुमेंट भी चलते हैं, ये तो ऐसी बात है। देखिए कोई भी बिजनेसमैन करोड़ों रुपए अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को देगा तो उसमें कुछ तो होगा ना, उसका क्विड प्रो। वैसा कहता है मैं आपकी पीठ को जाता, आप मेरी पीठ के जाओ, आई विल डू समथिंग फॉर यू एंड आफ्टर यू गेट इलेक्टेड, तो जो भी हाईवे और हॉस्पिटल बनाने के कॉन्ट्रैक्ट है वो मुझे आप दे देना, कुछ तो खेल होगा उसमें। तो अल्टीमेटली वो क्या हो रहा है कि जो भी बिजनेसमैन है मान लीजिए 10 करोड़ का बॉन्ड खरीदा, जाके अपने फेवरेट पॉलिटिशियन को दे देगा और फेवरेट पॉलिटिशियन एसबीआई में डिपॉजिट कर रहा है, डायरी में कोई नाम नहीं लिख रहा है ऐसा कि ये इसने दिया और पब्लिकली अनाउंस नहीं कर रहा है, सब कॉन्फिडेंशियल है, बट वो तो पता है ना जिसको मिला और जिसने दिया कि हमारी सेटिंग है एंड आफ्टर यू विन इलेक्शन आपने मेरा क्या रखा है।
तो क्रिटिक्स का ये कहना है कि ये तो एक जात का करप्शन को मान लो कि लीगलाइज कर दिया कि हाँ तुम जाके इलेक्टोरल बॉन्ड से ये सब कर सकते हो। इलेक्शन कमीशन को इसमें मजा इस बात का है कि नाउ दे कैन इजीली मॉनिटर द एक्सपेंसेस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। वो सब आप देखना पॉलिटिकल इलेक्शन में कि एक लोकसभा विधानसभा के इलेक्शन में फंडिंग कैंपेनिंग मार्केटिंग के लिए एक कैंडिडेट कितना पैसा खर्च करता है। मान लीजिए 40 लाख रुपीस, तो रूल क्या होगा, बैंक अकाउंट में खोलोगे और उसमें पैसा आएगा जाएगा, तो उसको मॉनिटर करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि इसकी मदद से हम ज्यादा एफिशिएंटली मॉनिटर कर सकते हैं, ब्लैक मनी से लड़ सकते हैं। तो बेनिफिट्स ऑफ द इलेक्टोरल बॉन्ड्स फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस क्या है? गोपनीयता मिलती है, कॉन्फिडेंशियलिटी टू डोनर, उसकी वाइफ को, अकाउंटेंट को, जर्नलिस्ट को, लॉयर को, किसी को पता नहीं चलेगा वो किसको पैसा दे रहा है। दूसरा, जो कंपनियां होती है नॉर्मली कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एनुअल रिपोर्ट में सब बताना पड़ता है, लेकिन कंपनी एक्ट में गवर्नमेंट ने चेंज किया है, तो कंपनी ने भी अपने एनुअल रिपोर्ट में कुछ बताना नहीं है कि हमने बीजेपी को पैसा दिया या कांग्रेस को पैसा दिया। तीसरा फायदा इसे रिड्यूसिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ कैश, क्योंकि सारा पैसा बैंकों से ट्रांसफर होता है वगैरह। क्रिटिक्स का आपको कहना है ये सब मजाक ही चल रहा है और पॉलिटिकल करप्शन है वगैरह वगैरह, बट वो मैंने आपको बताया, ज्यादा उसमें कुछ फायदा नहीं, अनलेस एंड अनटिल सुप्रीम कोर्ट कहे कि ये सब गलत है और इसको बैन करते हैं, तो तब हम इसको रिविजिट करेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड से क्या काम नहीं हो सकते, व्हाट इज नॉट पॉसिबल? पहला, यू कैन नॉट आइडेंटिफाई द आइडेंटिटी ऑफ डोनर। ये किसने, अदानी ने दिया, अंबानी ने दिया, वो आप निकाल नहीं सकते, एटलीस्ट आसानी से तो नहीं निकाल सकते। जेम्स बॉन्ड बन के एसबीआई का सर्वर हैक करो तो सब निकाल सकते हैं, बट अदरवाइज यू कैन नॉट डू इट। दूसरा, यू कैन नॉट अर्न इंटरेस्ट फ्रॉम इट, इस पे ब्याज नहीं है, जीरो इंटरेस्ट इंस्ट्रूमेंट। तीसरा, आप इसको गिरवे रख के लोन नहीं ले सकते। चौथा, आप इसको थर्ड पार्टी को सेल नहीं कर सकते, अदानी ने खरीदा फिर उसको लगा नहीं अभी मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं देना, मैं अंबानी को बेच दूं, वो नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डोनेट लेस देन 1000, क्योंकि मैंने आपको मिनिमम वैल्यू 1000 है। देन आप जिस भी पार्टी को डोनेट करना चाहते हैं तो शर्त है कि वो पार्टी इट मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, ये कानून आरपी एक्ट में वो पार्टी रजिस्टर्ड हो तो ही कर सकते हैं डोनेशन। एंड लास्टली, वो पार्टी एस्टैब्लिश्ड होनी चाहिए, रेप्यूटेड होनी चाहिए। मतलब अगर कोई ऐसी फर्जी पार्टी है कि जिसने लास्ट लोकसभा या विधानसभा इलेक्शन में लेस देन 1% वोट्स उसको मिले थे, तो ऐसी पार्टी को आप डोनेट नहीं कर सकते। क्योंकि आप समझो, वरना तो मैं खुद ये करूँ कि मैं अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बना दूं और मैं खुद से ही खुद को पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड से डोनेट करता हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया ये पैसे पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा। भले मैं पॉलिटिक्स के बारे में सीरियस ना हूं, मुझे खुद पता कि मैं इलेक्शन लड़ने जाऊंगा तो वोट नहीं देगा, देन ऑल्सो आई विल डू दिस गेम। तो ये तो मजाक बन जाएगा, ये मजाक नहीं बने, इसलिए रूल बनाया गया कि मिनिमम ऐसी पार्टी होनी चाहिए जिसको एटलीस्ट 1% वोट लास्ट इलेक्शन में मिले। और मैं आपको ये सब कॉलमनिस्ट, ये तो फ्रॉड चल रहा है, ये तो लीगल करप्शन है वगैरह वगैरह। और ये इलेक्टोरल बॉन्ड भी ऐसी चीज है कि गवर्नमेंट इसको प्रिंट कराने के लिए एसबीआई को करोड़ रुपए कमीशन में देती है एंड सो ऑन। तो वो सब हमारे लिए बहुत दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग अभी भी झंडा उठाएंगे, कुछ ये वाली टेक्निक अपनाएंगे, तो पता चल जाएगा कि किसने किसको कितना पैसा दिया, सब सर्वर से पता चले। नॉट इंपॉर्टेंट, एक्सेप्ट द थिंग्स, एमसीक्यू टिक करना है, पास होना है, आगे बढ़ो। तो देखिए, हमने बॉन्ड और लोन के बारे में जितना जानना था जान लिया। कल हम लोग वापस मिलते हैं, तो अभी हम आगे बढ़ेंगे तो शेयर्स के बारे में समझें। देखिए, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के नाम पे डेट, यानी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट का, कंपनियों का, वो सब देख लिया। अलग अलग ऑब्जेक्टिव से जो यूनिक टाइप के बॉन्ड इशू होते हैं वो भी देख लिया। तो ये खेल खत्म। टुमारो विल मूव टू इक्विटीज, जिसमें शेयर बाजार का सब समझेंगे। सो एंड क्लास ईयर आपका काम क्या है, ये भाई बैकलॉग मत होने देना। ये तो एक लाइन का सी देयर आर 70 पेजेस, रोज का काम करोगे तो खत्म हो जाएगा, नहीं तो फिर एक साथ 70 पढ़ना होगा तो नहीं मजा आ रहा है, फेब्रुआरी में देख लूंगा, देन इट विल नॉट हेल्प। सो एंड क्लास ईयर ये सब कर लड़के खत्म करो, बाकी का भी कल खत्म करते हैं। गुड नाइट, सी यू टुमारो।